नमस्कार, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर ह्यूमन राइट्स इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव ये पॉलिटिकल साइंस और सेमेस्टर 5th की बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के साथ जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना। इससे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि आपके एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो कौन से रहने वाले हैं। इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं उन सभी फॉर्मेट को अपनाते हुए मैं सेम इस वीडियोज़ को भी बनाने जा रहा हूँ, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा वो इन चैप्टर से ही लेकर मैं आपको समझाने वाला हूँ। टाइम बहुत कम है। पहले आपको मैं ये समझा देता हूँ कि इनमें से कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिलेबस में देखोगे तो टोटल यहाँ पे आपको 3 यूनिट दिए गए हैं। फर्स्ट यूनिट से आपके ये चैप्टर और ये चैप्टर, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड है। एक भी चैप्टर छोड़ोगे सेकंड समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको पहले वो चैप्टर बता देता हूँ जो थोड़े से ईजी भी है और इंटरकनेक्टेड इतने भी नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस करना पड़ेगा। इसलिए फर्स्ट यूनिट का चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड ये आपस में बहुत इजी चैप्टर है और इंटरकनेक्टेड चैप्टर है। ये आपको करना होगा बॉस, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड यूनिट के अंदर चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड ये दोनों आपको करना होगा। और अब बात आती है यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड के अंदर आपको क्या करना होगा, सिर्फ चैप्टर थर्ड। अब जो मैंने आपको ये चैप्टर्स बताए हैं ये जस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि टाइम बहुत कम है। अगर आपको लगता है कि आप सारे चैप्टर्स कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ जो मैंने बताया अगर आप इतना कर सकते हो तो पेपर के अंदर सभी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके भी आ जाओगे और बहुत अच्छा आपका पेपर भी चला जाएगा। फर्स्ट यूनिट से ये 2 चैप्टर्स, सेकेंड यूनिट से ये 2 चैप्टर एंड थर्ड यूनिट से जो चैप्टर थर्ड है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर जो आदिवासी पे है वो कर लेना है। तो ये हो गए सारे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर को समझना। इससे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो आपका बुक का नाम है ये क्या कह रहा है, तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में। तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य यानी कि आपको ह्यूमन राइट्स को बताना है कि आखिर ह्यूमन राइट्स क्या होता है इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। यानी कि आपको ये भी बताना होगा कि इंडिया के अंदर जो राइट है वही राइट चाइना में किस तरीके से लोगों को दिया गया है, जो इंडिया में है वो साउथ अफ्रीका में किस तरीके से, अब जो इंडिया में है वो पाकिस्तान में किस तरीके से दिया गया है। यानी कि आपको कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में एक कंट्री का दूसरे कंट्री से कंपैरिजन करके बताना होगा। इसलिए जो चीज़ हम अब इंडिया में पढ़ेंगे अब उसी चीज़ को हम साउथ अफ्रीका या चाइना या पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ना होगा, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। इसलिए इसका नाम दिया गया है तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार। क्योंकि अब राइट्स हम सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं, हम ओवरऑल सभी कंट्री के लिए पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए इसको ह्यूमन राइट्स कहा गया है। अब आगे जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, आप मानव अधिकारों से क्या समझते हैं। अक्सर बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि जब भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो सोचते हैं कि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक एक क्वेश्चन है, जबकि ऐसा नहीं होता है। मार्क्स को डिवाइड कर दिया जाता है एक एक क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछकर। जैसे आप देखोगे तो इसमें पूछा गया पहले मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं, तो पहले आपको सिर्फ ह्यूमन राइट्स को डिस्क्राइब करना है और कुछ भी नहीं बताना, सिर्फ ह्यूमन राइट्स बताइए। अब इसके बाद पूछा गया है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के महत्व। यानी कि अब आपको ये बताना है कि मानव अधिकारों को लेकर जो सार्वभौमिक घोषणा की गई है, इस तरीके से पहले बता दो यूनिवर्सल राइट्स की डिक्लेरेशन कब हुई है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस तरीके से आपका आंसर सॉलिड बन जाएगा। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो, कुछ थिंकर के व्यूज़ दो। मैंने हमेशा आपको बताया ऑनर्स के स्टूडेंट हो, थिंकर के व्यूज़ नहीं है तो टीचर मार्क्स भी नहीं देगा। अब पूरे मार्क्स चाहिए ना यार, टीचर को लगना भी चाहिए ना। आप इस चैनल से पढ़ कर गए हो तो आपके आंसर में भी दम होना चाहिए, सॉलिड आंसर होना। टीचर बोलेगा बच्चा बड़ा अच्छा, ये पढ़ कर कहाँ से आ। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन, थिंकर के व्यूज, टू द पैराग्राफ, फ्लो चार्ट, डायग्राम सब कुछ यूज करो। एंड में क्रिटिसाइज करके कंक्लूजन दे दो। टीचर समझ जाएगा फॉर्मेट ये बच्चा अच्छे से फॉलो कर रहा है, वो चाह कर भी आपके मार्क्स नहीं काट पाएंगे। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है। तो चलिए अब मैं भी आपको उसी फॉर्मेट में समझाता हूँ जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये मानव अधिकार का मतलब क्या होता है। मानव यानी कि एक इंसान के होने के नाते हमारे पास अपने कुछ राइट्स हैं जो हमें किसी स्टेट या किसी इंसान ने नहीं दिया। अब ये राइट्स कौन से हैं, जैसे राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार हमें भगवान या नेचर ने दिया है, अब हमारी ज़िंदगी को छीन नहीं सकता। राइट टू लाइफ हो गया। अब राइट टू लिबर्टी, अब हमें स्वतंत्र किसी इंसान ने या स्टेट ने नहीं बनाया। दोस्त स्वतंत्र तो हम बचपन से या हम जब हमारा जन्म हुआ था तभी से हैं, या धरती पर जब आए थे हम तभी से हैं। हम जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। स्टेट ने तो हमारे लिबर्टी पर इंटरफेयर किया है, रोक लगाई है। अब हमारी लिबर्टी भी उतनी ही हो जितनी हम दूसरे की लिबर्टी पे खतरा पैदा ना कर दें। अब मान लो कि हम अपनी लिबर्टी के आड़ में किसी दूसरे की लिबर्टी में इंटरफेयर कर रहे हो, दूसरे के काम में नुकसान दे रहे हैं या उनको बाधा पहुंचा रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में स्टेट आएगा और दबा के डंडा बजाएगा। और स्टेट को ये राइट है, क्योंकि स्टेट को बनाया ही हमने इसलिए है ताकि वो हमारी राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके।
ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो एक इंसान को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। ये राइट्स इंसान का जन्म चाहे जिस भी देश में हुआ हो, ये राइट्स सभी जगह एक इंसान को इक्वली प्रोवाइड किया जाता है। अब जैसे कि राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू लिबर्टी हो गया, राइट टू जस्टिस, राइट टू इक्वलिटी, ये ऐसे राइट्स हैं जो इंसान को मिलने ही चाहिए। इनके बिना इंसान की जो ज़िंदगी है वो कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब सोचो, जरा आपके पास जीने का अधिकार नहीं होगा, अब राइट टू इक्वलिटी नहीं होगा, राइट टू जस्टिस भी नहीं होगा। अब जस्टिस क्या है, इक्वलिटी क्या है, सिंपल शब्दों में जाने तो आपका हक मिलना ही आपको जस्टिस कहलाता है। इक्वलिटी का मतलब जो मुझे मिल रहा है वही आपको भी मिले, वो इक्वलिटी कहलाता है। अब उनकी बात अलग है जो फिजिकल डिसेबल हो गए या हैंडीकैप वगैरह हो गए, उनकी बात अलग है। हाँ, लेकिन जो इक्वल है उनको इक्वल ट्रीट जरूर किया जाए, तो यही इक्वलिटी है। लिबर्टी, जो आप करना चाहो वो आपको करने दिया जाए। स्टेट मन चाहे इंटरफेयर आपके काम में ना करे। तो इस तरीके से अगर ये राइट्स हम इंसानों को इंसान होने के नाते, चाहे हम कहीं भी रहते हो, हमारा किसी भी देश से संबंध हो, हम सबको मिलना चाहिए। इसी को हम ह्यूमन राइट्स के नाम से जानते हैं। और ये राइट्स हमें किसी स्टेट या किसी इंसान के द्वारा नहीं दिया गया। अगर ये स्टेट या इंसान के द्वारा दिया जाता तो ये राइट्स वो स्टेट कभी हमसे छीन सकता था। जैसे मैंने आपको पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पढ़ाया था, जॉन लोक ने क्या कहा था कि एक इंसान जैसे उसका जन्म हुआ था तो जन्म से ही उसको कुछ राइट्स मिले हुए थे, और उस राइट्स को जॉन लोक ने क्या कहा, जॉन लोक के द्वारा उन राइट्स को कहा गया नेचुरल राइट्स। और ये चीज़ आप अपने इंट्रो में बता सकते हो। और नेचुरल राइट्स के अंदर जॉन लोक के द्वारा क्या रखा गया था, राइट टू लाइफ और राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और जीवन का अधिकार। जीवन के अधिकार में वो तो इंसान की ज़िंदगी कहता है कि उसको जीने का अधिकार है। प्रॉपर्टी के अधिकार में एक इंसान की जो प्रॉपर्टी है उसकी बॉडी है। जॉन लोक कहता है कि इसी बॉडी ने दुनिया की सारी धन दौलत बनाई है। धन दौलत ने मिलकर एक इंसान को नहीं बनाया, एक इंसान ने वो सारी धन दौलत बनाई है। तो इंसान की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो आपका हेल्थ है। हेल्थ है तो वेल्थ है, इसलिए कहा जाता है। एंड लिबर्टी, एक इंसान पूरा स्वतंत्र है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये जॉन लोक के द्वारा दिया गया है और आप इसको अपने इंट्रोडक्शन में बता सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं कि मानव अधिकारों को लेकर क्या क्या डेफिनेशन दी जाती है। मानव अधिकार वे अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं। अब आपका जन्म हुआ है तो ये अधिकार आपको मिल जाएंगे। अब इसमें राइट टू इक्वलिटी भी है, जस्टिस भी है, लिबर्टी भी है और राइट टू लाइफ भी है। कह सकते हो वो फंडामेंटल राइट्स जो एक इंसान को इंसान होने के नाते मिलने ही चाहिए, अब वो चाहे कहीं भी रहता हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं अलग अलग थिंकर्स के द्वारा क्या कहा गया है ह्यूमन राइट्स को लेकर। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आर.जे. विसेंट के अनुसार। देखो, मानव अधिकार वे अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त होता है। अब एक इंसान है तभी तो उसको ये राइट्स मिले हैं। अब हम जानवरों की बात करें तो उनको थोड़ी ज़रूरत है राइट टू इक्वलिटी की, जस्टिस की, लिबर्टी की या राइट टू वोटिंग की। अब उनको क्या पड़ी है भाई, उनको भाई चलते फिरते कहीं भी कुछ मिल जाए खाएंगे अपना, भाई आज यहाँ है तो कल वहाँ रहेंगे, उनका तो खुद अपना ठिकाना ही नहीं है। इसलिए एक इंसान उन जानवरों से अलग है और इंसान का नेचर ही है अपने आप में राइट्स लेना। इसलिए क्या कहा गया, इन अधिकारों का आधार मानव सहभाग है। यानी कि ह्यूमन बिहेवियर ऐसा होता है कि उसको राइट्स चाहिए ही चाहिए। अब मान लो कि आप उस कंडीशन में जी रहे हो जहाँ पे कोई भी आके आपको कुछ भी करके चला जाए, मार के चला जाए, और आपको राइट्स नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आप किसके पास जाओगे। फंडामेंटल राइट्स नहीं होगा तो आपको जस्टिस कैसे मिलेगा। मान लो आपके साथ कुछ और ट्रीट किया जा रहा है और किसी को उसके बर्थ को लेकर या रिलीजन को लेकर कुछ और ट्रीट किया जा रहा है, तो इक्वलिटी किस बात की होगी वहाँ पे। इंसान ज़िंदगी जिएगा कैसे, अपनी एक हैप्पीनेस लाइफ को तभी सर्वाइव कर पाएगा जब उसके पास वो सारे ह्यूमन राइट्स होंगे जो एक इंसान को इंसान होने के नाते मिलना चाहिए। ये कौन कह रहा है, आर.जे. विसेंट कह रहा है। प्लीज़ इनका नाम जरूर आप याद रखना, मैंने इनके डेफिनेशन को हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। ए सईद के अनुसार ये क्या कहते हैं कि मानव अधिकारों का संबंध व्यक्ति की गरिमा से है। अब मान लो कि हम पे मानव अधिकार ना हो तो हमारी जो डिग्निटी है इसका कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो एक इंसान की गरिमा, एक इंसान की जो पहचान है वो क्या है, उसके पास राइट्स है, वो उन राइट्स का यूज़ कर सकता है। अगर उसके अगेंस्ट में कोई वायलेंस होता है तो जा सकता है, वो जस्टिस उसको मिलेगी, क्योंकि यही वो राइट्स हैं जो आपको लीगलिटी दैट मीन जस्टिस दिलवाती है एवं आत्मसम्मान का भाव पैदा करवाती है एक इंसान को कि हमारे पास ये राइट्स हैं, सोशल रिस्पेक्ट है। तभी तो आपको फील होगा कि हाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पास। अब समाज के अंदर मैं कुछ करता हूँ तो इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है, और सोसाइटी कुछ करती है तो उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक इंसान पूरी सोसाइटी का पार्ट होता है, और अगर इस सोसाइटी के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो इम्पैक्ट होगा वो पूरी सोसाइटी पे पड़ने वाला है। अगर ऐसे में सभी लोगों के पास राइट्स होंगे तभी वो प्रोटेक्ट रह पाएंगे, और उसके अगेंस्ट में वो कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जा सकते हैं। तो ये राइट्स
जरूरी है और इन राइट्स को ही प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट को बनाया गया, यानी गवर्नमेंट को बनाया गया है। तो मानव समाज को आगे बढ़ाता है क्या, एक राइट्स। क्योंकि हम देखेंगे स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग में धरती पे इंसान आया है तो उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन ये राइट्स थे उनके पास राइट टू लाइफ था, वो स्टार्टिंग से ही इनको मिला हुआ है ये। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे ही सोसाइटी के अंदर पॉपुलेशन बढ़ते चले गई, लोगों को डर लगने लग गया कि हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा, हमारे इन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा कौन करने वाला है, हमें देख रेख कौन करने वाला है। तभी लोगों ने मिलकर स्टेट को बनाया, ऐसा कहा गया। फिर स्टेट ने उन लोगों को ये गारंटी दी कि तुम्हारे जो राइट्स है इनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से स्टेट और लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये जो थ्योरी है ये जॉन लॉक के द्वारा दी गई है, होब्स के द्वारा दी गई है और रूसो के द्वारा दी गई है। ये जो चीज़ है हमने पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ा है, तो इन चीज़ों को आप इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हो। इसके बाद क्या है, डेविड सैलवई के अनुसार। अब डेविड सैलवई क्या कहता है यहाँ पे कि मानव अधिकार संसार के समस्त व्यक्तियों को प्राप्त है, क्योंकि ये वही अधिकार है जो एक इंसान को सिर्फ एक देश में रहने की वजह से नहीं मिलते मेरे दोस्त, ये सभी लोगों को मिलता है, जो चाहे वो कहीं भी रहते हो। और दुनिया की जो पॉपुलेशन है 7.8 बिलियन है, सभी को मिला हुआ है ये, जितने भी लोग जहाँ भी रहते हो। क्योंकि जो राइट्स है ये मानवों के लिए है, इसलिए इसको मानवीय अधिकार कहा जाता है। ये एक इंसानों के राइट्स है, इनको पैदा नहीं किया जाता, ना ही खरीदा जाता है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा मिलता है। ये एक इंसान को ये नेचर नहीं दिया है। जैसे नेचर ने ही हमें सूरज की रोशनी दी है, हमें हवा दिया है, हमें समुद्र दिया है, पहाड़ दिया है, पर्वत दिया है, वैसे ही सेम हमें राइट्स भी दिया है। ये नेचर के द्वारा दी गई चीज़ है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ, ये बात ठीक है कि इनको प्रोटेक्ट जरूर किया जा सकता है। ये समझ लेने के बाद कि मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स किससे कहा जाता है और अलग अलग थिंकर्स के क्या व्यूज़ हैं, अब चलिए हम ये समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स का राइज यानी इमरजेंस कैसे हुआ है। क्योंकि पूछा ही आपसे ये गया है क्वेश्चन मार्क दिखाकर कि मानवाधिकार कहते किसे हैं, तो पहले आपको ये बताना होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। टीचर समझ जाएगा यार, बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है। ह्यूमन राइट्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ है इसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि सबसे पहले कानून बनाया कब गया था, आखिर किस चीज़ के लिए बनाया गया था। देखिए, दुनिया भर के अंदर सबसे पहला कानून 1215 में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, ये बनाया गया था इंग्लैंड में बनाया गया था। कानून का नाम क्या था, कानून का नाम था मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा कानून क्या था, मैग्ना कार्टा कानून एक ऐसा कानून था जो इंग्लैंड के राजा को संसद के अधीन कर देता है, यानी कि अब राजा अपनी मन मर्जी से कोई कुछ भी नहीं बना देगा, अब उसको संसद के अंदर जितने भी लोग बैठे पड़े हैं उनकी बातों को मानना ही होगा। यानी कि अब राजा को संसद के बंधन में बांध दिया गया था, यानी कि अब जो राजा के पास जो डिक्टेटरशिप था वो कहीं ना कहीं ख़त्म किया गया और संसद के लोगों को अधिकार दिया गया। यानी इस तरीके से सबसे पहली बात यहाँ पे हुई। सेकंड हम करते हैं, इंग्लैंड के ही अंदर हुई थी, इसका नाम क्या था, 1688 में हुई। इसका नाम था गौरवपूर्ण क्रांति। कौन सी क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, जिसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसको ब्लडलेस क्या कहा जाता है, इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ। ये एक ऐसी क्रांति हुई जिसमें राजा जो था ब्रिटेन का 1688 में, उसका नाम क्या था, जेम्स द्वितीय, यानी कि जेम्स सेकंड। ये काफ़ी डिक्टेटर हो गया था। अब इसको हटाकर इसको रिप्लेस कर जेम्स द्वितीय की जो बेटी थी उसका नाम था मैरी, और मैरी का जो हस्बैंड था उसका नाम क्या था, विलियम। इन दोनों ने मिलकर जेम्स द्वितीय को रिप्लेस कर दिया और फाइनली एक और डिक्टेटर की अंत हुई। तो इस तरीके से लोगों ने अपने राइट्स की डिमांड करी। 1688 के बाद हम बात करते हैं 1776 की, जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ। अमेरिका भी दोस्त इंग्लैंड का गुलाम हुआ करता था। अब वहाँ के लोगों ने भी आज़ादी की मांग करी, हमें आज़ादी चाहिए। 1776 को 4 जुलाई को, कब, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के लोगों ने भी आज़ादी की डिमांड करी। अमेरिका में टोटल उस टाइम पे 13 राज्य हुआ करते थे, आज तो वहाँ पे 50 राज्य हैं। इन 13 राज्यों ने मिलकर इंडिपेंडेंस की जब डिमांड करी तो अंग्रेज इसके सामने मजबूर हो गए। इसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे, काफ़ी डीपली टॉपिक है ये, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जब वहाँ पे अत्याचार किया जा रहा था तो लोगों को अब ये चीज़ समझ में आ गई। अब उसी दिन एक बोस्टन चाय पार्टी की घटना हो गई, यानी कि जो ब्रिटेन की शिप जा रही थी उसको अमेरिका वालों ने डुबो दिया। अब इससे बहुत नाराज हो गया ब्रिटेन और अमेरिका में इस टाइम जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसका परिणाम ये हुआ, अमेरिका 4 जुलाई 1776 को हो जाता है आज़ाद, और ये पहला ऐसा कंट्री होता है जिसने अपने लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए। आज मानवाधिकार के रूप में जो मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं, ये सबसे पहले अमेरिका ने ही लागू किए थे, और दुनिया भर की कंट्री इवन इंडिया ने भी अमेरिका से ही फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। अब हम ये समझते हैं कि अमेरिका के बाद 1789 के अंदर होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर लोगों ने राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फर्टेनिटी की बात करी। लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टेनिटी की बात करी।
स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की बात करी, बंधुत्व का अधिकार, और ये नारा दिया गया। फ्रांस का जो राजा था, कौन था वो? लुई 16वां। काफ़ी डिक्टेटर था, काफ़ी डिक्टेटर, और इसके अगेंस्ट में लोगों ने आवाज़ उठाई, यहाँ पे लोगों ने आंदोलन किया। उसके बाद वहाँ पे डिक्टेटर को ख़त्म किया गया, लुई 16वां को मार दिया गया और लोगों को ये राइट्स मिले। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के ही देने लोगों को ये तीनों राइट्स। फ्रेंच रेवोल्यूशन से और भी कंट्रीज काफ़ी इंस्पायर हुए। जब फ्रांस के लोगों ने अपने ही देश के राजा के अगेंस्ट में ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? और देखते ही देखते तमाम देशों के अंदर, अपने देशों के अंदर कोई राजा डिक्टेटर कर रहा है या कोई और देश आके गुलाम बना रखा है, जैसे ब्रिटेन ने हमें बनाया, उन देशों के लोगों ने जो कॉलोनी बने हुए थे, यानी कॉलोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट चल गया था यहाँ पे, उन लोगों ने भी अपने देश के सुरक्षा के लिए, अपने देश के इंडिपेंडेंस के लिए अब यहाँ से लड़ाई करनी स्टार्ट कर दी। यहाँ से ये कहा गया कि हम सब एक इंसान है और हम सभी को आज़ाद ईश्वर ने बनाया है, हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुई आज़ादी की, इंडिपेंडेंस की। अब यहाँ से जो भी गुलाम बनाता उसके अगेंस्ट में लोग खड़े हो जाते। तो इस तरीके से इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल हुए इंडिया के अंदर, यानी कि एशियन कंट्री में, अफ्रीकन कंट्री में और लैटिन अमेरिकन कंट्री में। क्योंकि आधुनिक टाइम पे देखा जाए तो कई सारे कंट्री को गुलाम बना लिया गया था इन यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा। तो इन सभी कंट्रीज़ ने अपने राइट्स के लेकर और इंडिपेंडेंस के लिए काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा उनको। अब देखिए, अगर हम कंटेम्प्रेरी टाइम में, तो 1914 से लेकर 1918 तक जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर काफ़ी सारे लोग मारे गए। क्योंकि जब कोई ताकतवर देश किसी कमज़ोर देश को गुलाम बनाता है तो उनके राइट्स भी वॉयलेंस होते हैं। वहाँ पे लोगों को वोटिंग का राइट होता नहीं है, इक्वलिटी, जस्टिस और लिबर्टी के नाम की कोई चीज़ नहीं होती। क्योंकि जब ये ताकतवर कंट्री किसी ऐसे देश में जाते जो कंट्री बेशक गरीब था, लेकिन वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको दबा के लूट लेते, अपने देश में वापस लेकर जाते, यहाँ पे उनको मैन्युफैक्चर करते और वापस इनकी मार्केट में आके बेच डालते। तो ये फुल दबा के ऐसी प्रॉफिट कमाया करते थे। तो इस तरीके से इन लोगों को अब ये महसूस हुआ कि हमें राइट्स चाहिए। ये होते कौन है हमारे राइट्स का वॉयलेंस करने वाले या हमसे वो राइट छीन लेने वाले, जो एक ह्यूमन राइट्स के रूप में इंसान को मिलना ही चाहिए। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट निकल कर आया मानव अधिकार का। तो अगर आपने ये बताने के बाद, अगर आपने इमरजेंसी कैसे हुआ ये सब बता दिया, तो ये चीज़ टीचर समझ जाएगा कि बच्चे को नॉलेज है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। लोगों के ऊपर काफ़ी अत्याचार किया। इस टाइम पे लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी और लीग ऑफ नेशन का काम ये था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड ना होने दे। अब लीग ऑफ नेशन तो रोक नहीं पाया वर्ल्ड वॉर सेकंड को, और हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर सेकंड भी स्टार्ट हो गई 1939 से लेकर 1945 तक। और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बीच में ही एक और संगठन बनाया गया, क्योंकि लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर सेकंड को रोक नहीं पाई। लीग ऑफ नेशन के बाद किस संगठन को बनाया गया, किस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया? यूएनओ को बनाया गया। कब बनाया गया? 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया। यूएनओ के द्वारा दुनिया भर के अंदर राइट्स को देखना, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट रखना और वर्ल्ड वॉर थर्ड ना होने देना, क्योंकि सेकंड तो हो गया था, लीग ऑफ नेशन रोक नहीं पाई। और इस तरीके से ह्यूमन राइट्स को लेकर यूएनओ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को जो डिक्लेरेशन किया गया, ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं अपने इस क्वेश्चन के अंदर, जिसको हम सार्वभौमिक अधिकारों के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि ह्यूमन राइट्स किसे कहा जाता है और इसका इमरजेंस कैसे हुआ है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ या अफ्रीकन कंट्रीज़ या एशियन कंट्रीज़, इन तीनों कॉन्टिनेंट के अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ को भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं मानव अधिकारों का या ह्यूमन राइट्स का वॉयलेंस हो रहा था, या ऐसा महसूस किया गया यूएनओ के द्वारा कि दुनिया भर के लोग जब एक ही हैं, अब चाहे उनकी पहचान कुछ और हो उस देश के नाते, लेकिन इंसान तो एक ही है भाई। अब 2 हाथ मेरे पे भी है, 2 हाथ आप पे भी है, इंसान की फीलिंग सेम है। क्यों ना एक ऐसा राइट्स बनाया जाए जो सभी देशों के लिए इक्वल राइट्स माना जाए। एक इंसान होने के नाते सभी देशों को मिलना चाहिए, क्योंकि यूएनओ है और यूएनओ दुनिया भर के सभी कंट्री शामिल होते हैं। ऐसे में यूएनओ जो राइट्स बनाएगा वो सभी देशों पे भी लागू होगा। तो इन्हीं बातों को देखते हुए यूएनओ के द्वारा राइट्स को डिक्लेयर किया गया। कब डिक्लेयर किया गया? 10 दिसंबर 1948 को। इसलिए हर साल 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब हम ये समझते हैं कि 10 दिसंबर 1948 की जो मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी, ये यूएनओ के महासभा द्वारा की गई थी। क्योंकि यूएनओ के अंदर टोटल 6 अंग हैं और इन 6 अंगों में महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यायालय, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा परिषद, तो यूएनओ के इन 6 ऑर्गन्स के द्वारा ह्यूमन राइट्स को लेकर और सिक्योरिटी को लेकर बात की जाती है। अगर उनका वॉयलेंस होता है तो इनको इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट में सुना भी जाता है। तो ये चीज़ की गई यूएनओ के द्वारा और यूएनओ का एक चार्टर बनाया गया। चार्टर का मतलब क्या होता है? कानून, यानी कि लॉ। अगर हम अपने वर्ड में कहें संविधान, तो यूएनओ का भी एक संविधान है। पूरा पोर्टफोलियो हो कि इस हिसाब से यूएनओ चलने वाला है। तो इस तरीके से यूएनओ का जो चार्टर है, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान जो यूएनओ का है, जिस पे यूएनओ चलता है, तो उसके अंदर भी मानव अधिकारों
और मूल स्वतंत्रताओं का महत्व दिया गया है, यानी कि ह्यूमन राइट्स का और एक इंसान की जो फंडामेंटल लिबर्टी है जो उसको एक इंसान होने के नाते मिलने चाहिए, ये सभी बातें यूएनओ ने अपने चार्टर में शामिल किया है, यानी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है। और इनको यूएनओ के द्वारा विधिगत मान्यताएं बताया गया है। ये एक विधिगत मान्यताएं हैं। विधिगत मान्यताओं का मतलब क्या होता है? ड्यूरल पोस्टुलेट्स, यानी कि एक ऐसी मान्यताएं जो सभी स्टेट को मिलकर लोगों को देना है। ये सब मान के चलते हैं यूएनओ वाले। देखो, यूएनओ को अपने आप में कोई लीगल बॉडी तो है नहीं कि जो यूएनओ कहेगा सभी देशों को मानना ही मानना है, ऐसा तो है नहीं। तो जस्ट ये मान्यताएं हैं, जस्ट ये पोस्टुलेट्स है जो स्टेट को कहा गया है कि लोगों को ये राइट्स मिलने चाहिए। और स्टेट की जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये देखे कि लोगों को ये मिल रहा भी है या नहीं मिल रहा है, कहीं वॉयलेंस तो नहीं हो रहा। कई ऐसे कंट्री है जहाँ पे लोगों को अभी तक अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मेल फीमेल की इक्वलिटी के लिए अभी तक बात की जाती है, वोट्स के राइट्स के लिए अभी तक बात की जाती है। कई लोगों को अभी तक फंडामेंटल राइट्स के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स भी प्रोवाइड नहीं किए गए। तो आज भी कई सारे कंट्री के अंदर इन सारे इश्यूज़ पे बात की जाती है। सन 46 के अंदर ही इन यूनिवर्सल राइट्स के ऊपर बात की गई थी, लेकिन फाइनली इनको कब पास किया गया? 10 दिसंबर 1948 को ही इनको इम्प्लीमेंट किया गया। और यूएनओ के जो 6 अंग थे, जो टोटल जो 6 ऑर्गन्स थे, इन सभी का इक्वली कंट्रीब्यूशन रहा इसके अंदर। बट जो महासभा है उसी में सभी ने मिलकर अपनी वोटिंग करी और सभी इस पर एग्री हुए, देन जाके ये कानून बन पाया। अब हम ये समझते हैं कि सार्वभौम घोषणा के जो उपबंध हैं वो क्या है, यानी कि प्रोविज़न क्या है। सार्वभौमिक घोषणा के अंदर कौन कौन सी बातें बताई गई है, लोगों को कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, किस किस आर्टिकल के तहत, इसको कहा गया प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन। देखो, जिस तरीके से हमारे देश का संविधान बनाया गया था तो उसके अंदर 395 यानी कि 395 आर्टिकल्स रखे गए थे। तो उसी तरीके से सेम यूएनओ के अंदर जब ये डिक्लेरेशन की गई राइट्स की, तो उसमें भी टोटल 30 आर्टिकल्स दिए गए कि ये टोटल 30 आर्टिकल्स मिलेंगे लोगों को, किसके अंदर? यूनिवर्सल राइट्स के अंदर। अब वो 30 राइट्स कौन कौन से हैं, अब हम पहले ये समझते हैं। देखिए, अनुच्छेद 1 में ये कहा गया कि मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों के दर्शक। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 1 में ये कहा गया यूएनओ के द्वारा यूनिवर्सल राइट्स के अंदर कि इंसानों को नेचुरल राइट्स मिलेंगे। और नेचुरल राइट्स क्या हुआ? राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू लिबर्टी। तो इस तरीके से सभी ने एक्सेप्ट भी किया है इसको। अलग अलग आर्टिकल्स के अंदर जो प्रोविजंस दिया गया है, इनमें से कुछ आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। जैसे कि आर्टिकल 3 से लेकर 15 में क्या कहा गया है? जीवन, स्वतंत्रता, व्यक्ति की संरचना तथा विधि के समक्ष समानता और संरक्षण की बात की गई है, यानी कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ और या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कहा गया है 3 से लेकर 15 के बीच में। अनुच्छेद 16 में क्या है? वयस्क पुरुष और स्त्रियों को बिना राष्ट्रत्व तथा धर्म के विभेद, यानी कि मेल और फीमेल में बिना किसी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के इक्वल राइट्स मिलना। आर्टिकल 17 में क्या है? व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार भी मिलना चाहिए, ये बताया गया है किसके अंदर? आर्टिकल 17 के अंदर। ये हमारे देश के संविधान की बात नहीं कर रहा मैं, ये यूएनओ के चार्टर की बात कर रहा हूँ, जो एज अ यूनिवर्सल राइट्स के रूप में 30 आर्टिकल टोटल लोगों को दिए गए हैं, दुनिया भर के सभी लोगों को दिए गए हैं ये। नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 18 से 19 के अंदर आप अपने धर्म को अपना सकते हो, उसका प्रचार भी कर सकते हो, आप अपने विचारों को आगे रख सकते हो, आपको बोलने का पूरा अधिकार है। ठीक है, ये राइट्स दिए गए हैं। आर्टिकल 20 में व्यक्ति को सम्मेलन करने और संघ बनाने का पूरा अधिकार है, कोई भी आप असेंबली कर सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, ये आर्टिकल 20 में है। आर्टिकल 21 में देखोगे तो व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। अगर हम देखें तो ये सारे राइट्स कहीं ना कहीं हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी दिए गए हैं, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और सभी देशों के अंदर ये मिलता ही मिलता है। मनुष्य के सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों को अनुच्छेद 22 से लेकर 26 में रखा गया है, और 27 में व्यक्ति को संस्कृति, कला, साहित्य के संबंध में जो लिबर्टी है वो दे दी गई है। और आर्टिकल 28 में व्यक्ति को सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शांति बनाए रखना या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर पार्टिसिपेट करने का पूरा राइट दिया गया है। और आर्टिकल 29 के अंदर व्यक्तियों को समाज संबंधी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बताया गया है। सोसाइटी से मिलकर रहना, डिग्निटी बना के रखना, यूनिटी बना के रखना, किसी को वॉयलेंस ना करना या हिंसा ना करना, ये सारी बात दी गई है 29 के अंदर। बट आर्टिकल जो 30 है उसमें बताया गया निर्वाचन से संबंधित नियम। कोई निर्वाचन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसके क्या नियम होंगे, जैसे यूएनओ के अंदर, किसी भी देशों के अंदर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, ह्यूमन राइट्स वॉच हो गया, जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करता है, तो इनके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। यह है आर्टिकल 30 के अंदर। तो स्टार्टिंग के कुछ आर्टिकल्स और एंड के कुछ आर्टिकल्स, 2-4 आर्टिकल्स बस आपको याद कर लेना है, जिससे कि ये लगे कि आपको कुछ आर्टिकल्स पता भी है। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है, क्वेश्चन में इनका इंपॉर्टेंस भी पूछा गया है। अब देखिए, घोषणा का जो रूप है ये कहा जाता है कि ये विवादास्पद है। विवादास्पद मतलब ये कंट्रोवर्शियल है। क्यों? क्योंकि इन राइट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता। ऐसा कहा जाता है कि इन राइट्स को जब लागू किया गया तो यूएनओ के द्वारा लागू किया, और यूएनओ को लीगल बॉडी नहीं है, इसलिए इन राइट्स को अगर कोई फॉलो ना करे,
कोई ना माने या कोई वॉयलेंस करे तो वो बंदा जाएगा कहाँ पे भाई, कौन की सुनवाई कौन करेगा, इसलिए ऐसा कहा जाता है। लेकिन एक इंसान होने के नाते जो ये राइट्स दिए गए हैं एज अ मेंबर ऑफ यूएनओ, ये स्पेशली बताया गया है सभी स्टेट को इन चार्टर के अंदर कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जांच करना, ये देखना कि ये राइट्स लागू हो भी रहे हैं या सही से नहीं हो रहे हैं। और ये स्टेट मैटर है और स्टेट पर डिपेंड करता है। अब चाइना में देखें तो पॉलिटिकल रूप से तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल ही नहीं सकते वो, बट ये यूनिवर्सल राइट्स है आपका ये, बट चाइना में तो नहीं है। तो कुछ कंट्रीज़ को सही से फॉलो कर रहे हैं, कुछ कंट्री नहीं कर रहे हैं। अब जहाँ भी डेमोक्रेसी है वहाँ पे यूनिवर्सल राइट्स तो आपके फंडामेंटल राइट्स में आ जाते हैं। अब जैसे इंडिया को देख लो भाई, सारी राइट्स हमें मिले हुए हैं ये। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि ह्यूमन राइट्स का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना आपकी बॉडी के अंदर सारे ऑर्गन्स का। अगर आपके हाथ पैर सब नाक मुँह सब काट दिया जाए तो आपकी बॉडी का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता है। सेम इसी तरीके से ह्यूमन राइट्स भी आपके लिए उतना ही जरूरी है, अब वो चाहे एक देश के द्वारा लागू किया गया हो या यूनिवर्सल राइट्स के रूप में यूएनओ के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया हो, हमें उन सभी को फॉलो करना चाहिए। अब स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देखना कि ये ह्यूमन राइट्स एप्लीकेबल यानी कि इंप्लीमेंट हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर कोई इनका वॉयलेंस किया जा रहा है तो उनके अगेंस्ट में स्टेट के द्वारा क्या किया जा रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएनओ के द्वारा स्टेट पे छोड़ दी गई है। तो इस तरीके से हमारे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आतंकवाद क्या है? आपको पहले बताना है आतंकवाद के बारे में अच्छे तरीके से, उसके बाद आपको बताना है कि भारत में इसके अलग अलग रूप कौन कौन से हैं, आपको इसका विश्लेषण करना है। यानी कि व्हाट इज टेररिज्म, एनालिसिस वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है तो सबसे पहले आपको बताना है कि आतंकवाद है क्या, इसकी मीनिंग क्या है प्रॉपर। देखो, आतंकवाद जो लोगों के अंदर डर फैलाते हैं। अब ये डर कहीं बिजनेस कहा जा सकता है एक आतंकवाद, क्योंकि इन्हीं डर की वजह से उनको फंडिंग भी आती है और यही डर कायम रहेगा जब तक ये आतंक का रूप दुनिया भर में रहेगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आतंकवाद की जो उत्पत्ति है वो इंग्लिश के टेरर वर्ड से हुई है। इसका मतलब ही होता है, टेरर का मतलब क्या होता है? डराना, अपना डर कायम करना। और ये आतंकवाद एक हिंसक रूप होता है। अब ये हिंसक, या कह सकते हो कि सरकार पे दबाव बनाकर अपने बातों को मनवाना, जैसे कि संसद अटैक के टाइम इंडिया के अंदर किया गया 26/11 के टाइम। ऐसे इंडिया के अलावा हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें या अफ्रीकन कंट्री, लैटिन अमेरिकन कंट्री, तो कहीं ना कहीं किसी भी रूप में ये आतंकवादी अपने बातों को मनवाने के लिए, हमें मूवीज़ में भी देखते हैं कि वो सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं। या तो किसी को किडनैप कर लेते हैं या बस या एरोप्लेन हो गया वो हाईजैक कर लेते हैं। उसके बाद सरकार को बोलते हैं कि हमारी ये बात मान लो, या जो हमारा बंदा तुमने किडनैप या जेल में डाल रखा है उसको आज़ाद कर दो, हम इनको छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आतंकवाद का पहला मेन मकसद होता है ये सरकार पर दबाव डालना, लोगों के अंदर डर कायम करना। अगर लोग आतंकवाद से डरेंगे नहीं तो उनकी बातों को मानेगा कौन, इसलिए वो डर कायम करते हैं। समाज में अव्यवहारिक कार्य को, यानी कि अनसोशलिस्ट ऐसा वर्क करते हैं जो सोसाइटी कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो मनमाना वर्क यानी कि ऐसा काम करते हैं जिससे कि लोगों में डर पैदा हो, उनके ऑर्गन्स काट देना। तो अलग अलग तरीके से लोगों को मारते हैं ये आतंकवादी। तो डर और हिंसा पे आधारित होता है एक आतंकवाद, डर और हिंसा पे। अगर लोगों में डर ना हो और ये आतंकवादी आपस में वायलेंस ना करे, डैट मीन्स आतंक से कोई डरेगा नहीं। इसलिए डर और हिंसा के आधार पर ही आतंक फैलाते हैं। बात ये करते हैं कि भारत के अंदर आतंकवाद के अलग अलग रूप कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला रूप है नरजातीय आतंकवाद, यानी कि एथनिक टेररिज्म। अब चाहे बात इंडिया की हो या इंडिया के अलावा किसी और कंट्री की हो, कहीं ना कहीं यही जो मेन प्रॉब्लम बता रहा हूँ, यही जो फॉर्म्स बता रहा हूँ मैं, ये एवरी कंट्री की प्रॉब्लम है। इसी रूप में आतंकवादी पाए जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? नरजातीय आतंकवाद, यानी कि एथनिक टेररिज्म। ये टेररिज्म का वो रूप है जिसके अंदर लोग अपनी पहचान को लेकर, अपने रिसोर्सेज को लेकर या अपनी कल्चर को लेकर आपस में कट्टर हो जाते हैं और उनका ये कहना होता है कि ये जो हमारा एरिया है ये हमारा एरिया है और इस एरिया में कोई और नहीं आ सकता, या इस एरिया को हम इनसे अलग कर दो। ये नरजातीय आतंकवाद कभी कभार अलगाव का रूप ले लेते हैं। अलगाव का मतलब होता है जब वो देश से भी बाहर निकलने की बात करने लग जाए, और ये चीज़ भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर देखने को मिलता है। जब कुछ लोगों ने मिलकर असम या नागालैंड के अंदर अपनी पहचान को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर, या स्पेशल राइट्स को लेकर, या अपनी कल्चर को लेकर, या विशेष राज्य की दर्जा को लेकर, या मेन इनका जो मुद्दा था कि अपने आप को देश से अलग करने तक पहुंच गया था, तो ये अलगाववाद भी पहुंच गए थे। तो इस तरीके की घटनाओं को हम नरजातीय आतंकवाद कहते हैं, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता था। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? धार्मिक आतंकवाद, यानी कि रिलीजियस टेररिज्म। यह धर्म को आधार बनाकर लोगों को धर्म परिवर्तन करवाना या लोगों के अंदर डर पैदा करना, लेकिन इसका जो आधार होता है वो धर्म होता है। अब वो चाहे कोई भी धर्म हो सकता है, लेकिन इसका मेन आधार धर्म होता है।
मारना धर्म के आधार पर, यानी कि एक मजहब के लोग जब दूसरे मजहब को, अपने मजहब को सुप्रीम कहलाने के लिए लोगों के अंदर वॉयलेंस करते हैं या हिंसा फैलाते हैं, तो ये धार्मिक रूप होता है। आज भारत या दुनिया के सभी कंट्री धार्मिक आतंकवाद से बहुत ज़्यादा परेशान है और सभी इससे प्रभावित हैं। आज दुनिया का ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जो रिलीजियस टेररिज्म से इफेक्टेड ना हो। सभी कंट्री धार्मिक आतंकवाद से परेशान है, जो कट्टरता को फैलाते हैं, तो अपने धर्म को दुनिया में सुप्रीम और दूसरे धर्म को कुछ ना समझने वाले होते हैं। आगे चल के बात करते हैं, जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, विचारोन्मुख आतंकवाद, यानी कि आइडियोलॉजिकल टेररिज्म। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अपनी आइडियोलॉजी को सुप्रीम या अपनी आइडियोलॉजी को दुनिया भर के अंदर स्प्रेड करने के लिए लोगों में आतंक फैलाना। जैसे हम बात करते हैं कि साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म को लेकर जब कोई आगे वॉयलेंस करता है या आतंक फैलाता है या दूसरों पे दबाव डालता है, तो उसको हम वामपंथी या नक्सलवादी आतंकवाद के नाम से जानते हैं। और दूसरी तरफ बात करें, अगर कोई वॉयलेंस करता है रिलीजन को लेकर या अपने कल्चर को लेकर, तो उसको हम दक्षिणपंथी कहते हैं। वामपंथी यानी कि लेफ्टिस्ट और दक्षिणपंथी यानी कि राइटिस्ट। तो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट ये दो आइडियोलॉजी दुनिया भर के अंदर है। जो अपने आप को एक कैपिटलिज्म कहता है दक्षिणपंथी यानी कि राइटिस्ट, और लेफ्टिस्ट यानी कि कम्युनिज्म यानी कि जो सोशलिज्म की बात करते हैं। तो ये अपनी आइडियोलॉजी को भी स्प्रेड करने के लिए एक टाइम पे रूस ने भी, यानी कि सोवियत यूनियन ने भी अफगानिस्तान के अंदर यही किया था। अफगानिस्तान के अंदर जो आज आतंकवादी का रूप है वो कहीं ना कहीं यूएसएसआर और अमेरिका की ही देन है, जो आज भी तालिबान को वो झेल रहा है। तो दुनिया भर के अंदर ये पश्चिमी देश भी नहीं चाहते कि ये शांति बने रहे। अगर अशांति रहेगी, आतंक का रूप रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये कंट्री इन्हीं कंट्रियों से हथियार खरीदेंगे अपने आप को बचाने के लिए। तो वेस्टर्न कंट्री भी नहीं चाहते दोस्त कि दुनिया के अंदर शांति फैले, कभी भी नहीं चाहेंगे शांति हो, वरना इनके हथियारों पर जंग लग के खराब हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि धार्मिक आतंकवाद के अलग अलग स्तर पे भारत में कौन कौन सा स्टेज है आतंकवाद की। देखो पहले हम बात करते हैं वैश्विक आतंकवाद के बारे में। वैश्विक आतंकवाद उस आतंकवाद की घटना को कहा जाता है जैसे एक कंट्री नहीं, दुनिया के सभी कंट्री प्रभावित होते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं 9/11 की, तो ओसामा बिन लादेन को 2011 में मारा गया, क्योंकि 9/11 के अंदर जब वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर अटैक किया गया, लगभग 3000 लोग तो उस टाइम मारे जा चुके थे। और ये घटना ऐसी घटना थी जिससे पूरी दुनिया के लोग प्रभावित हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि इन 3000 के अंदर अमेरिकन तो थे नो डाउट, बट इसके अंदर कई सारे कंट्री के लोग भी थे, और इससे दहशत अमेरिका और अमेरिका के बाहर के लोगों में फैला। और आतंकवाद सिर्फ एक कंट्री का नहीं, और कंट्री का मुद्दा बन गया। अमेरिका को ये समझ में आया कि जिसको वो अब तक पालता आ रहा था, वही आतंकवाद अब उसके गले के कांटे बन गई, क्योंकि अमेरिका जानता था। और ये चीज अमेरिका को 9/11 की घटना के बाद पता चली। तो ये आतंकवाद का रूप वैश्विक रूप होता है। आतंकवाद का वैश्विक रूप का मतलब ये होता है कि अगर ये अटैक किसी एक कंट्री में होता है, तो वो दुनिया के सभी लोगों को प्रभावित करता है। कहीं ना कहीं उसमें जो लोग मरते हैं वो दुनिया के ग्लोबल रिलेशन, यानी कह सकते हो कि उनका जो रिलेशन है कहीं ना कहीं दूसरे कंट्री से भी होता है। वैश्विक आतंकवाद का जो रूप है वो आजकल फ्रांस और ऑस्ट्रिया में देखने को मिलता है, और आजकल यूरोपियन कंट्रीज के अंदर फ्रांस भी एक गढ़ बन चुका है, जहाँ पे कट्टरता के नाम पे, रिलीजियस के बेस पे आतंक अटैक यानी कि टेरर अटैक हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सीमा पार आतंकवाद। सीमा पार आतंकवाद मतलब कि आपके देश के बॉर्डर के बाहर जो आतंक बैठे हुए हैं, जो भारत के नागरिक नहीं होते, किसी धार्मिक उद्देश्य से और अपने पड़ोसी देशों द्वारा पाले जाते हैं। और ऐसे लोग धार्मिक घटनाओं या आतंकी घटनाओं को अपने बॉर्डर के बाहर बैठकर इस देश के अंदर अंजाम दे रहे होते हैं। भारत के साथ यही सेम घटना है। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके वाले पार्ट में ऐसे ही लोगों को पाकिस्तान ट्रेनिंग देता है और इंडिया के अंदर अशांति फैलाने का काम करता है। इसके बाद क्या है, घरेलू आतंकवाद। समुदाय की बढ़ती कट्टरता और सांप्रदायिक तत्वों की समाज में उपस्थित घरेलू आतंकवाद का रूप ले लेती है। अब मान लो कि कोई ऐसी कम्युनिटी है जिसके अंदर कट्टरता बढ़ रही है। कट्टरता का मतलब क्या है, एक ऐसे समुदाय जो थोड़े से भी चेंजेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते, या सांप्रदायिकता यानी कि वो अपने ही रिलीजन को सबसे सुप्रीम रखने की बात करते हैं और दूसरे धर्म को कुछ भी नहीं समझते। तो इस कंडीशन में उस समाज के अंदर वो कम्युनिटी वाले लोग अपने आप का एक आतंक रूप धारण कर लेते हैं, जिसमें लोगों को समझते ही नहीं है वो, या अपने आप को सुप्रीम कह सकते हो। अब मान लो कोई मेजोरिटी में है और वो माइनॉरिटीज़ को कुछ ना समझे, उनका राइट्स का वॉयलेंस करे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका। आपने श्रीलंका के उन घटनाओं के बारे में सुना होगा जो कि सिंगली से स्टार्ट होती है। सिंगली के अंदर दो कम्युनिटी के लोग रहते हैं मेन, पहला सिंगली और दूसरा है तमिल। अब जो सिंगली कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो सिंगली जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, वो श्रीलंका में मेजोरिटी में है। और तमिल जो भारत के तमिलनाडु से भाग के ही तमिल गए हैं, वो रोजगार के लिए गए थे, एम्प्लॉयमेंट के लिए गए थे। अब ये वहाँ पे माइनॉरिटी के अंदर मान लो 18% वहाँ पे तमिल है और 74% वहाँ पे आज भी सिंगली रहते हैं। तो सिंगलियों ने तमिलों के उनके राइट्स से भी वंचित कर दिया, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन से भी काफ़ी यहाँ पे वॉयलेंस भी हुआ। फिर जाके 1985 के अंदर राजीव गांधी यानी कि जब गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम पे श्रीलंका के अंदर शांति बहाल के लिए एग्रीमेंट किया गया। देखो सिंगलियों के द्वारा जो अत्याचार किया गया तो किया गया, लेकिन इन तमिलों के द्वारा भी अपनी डिमांड को पूरा करवाने के लिए एक संगठन बना लिया गया, और वो संगठन 1976 में बनाया गया था। संगठन का नाम क्या था, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम।
अब ये संगठन इसलिए बनाया गया था तमिलों के द्वारा कि हमें अब श्रीलंका से अलग होना है। श्रीलंका का जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है उसको काटकर एक अलग स्टेट बनाओ जो कि सिर्फ तमिलों का होगा, और इसको मना कर दिया गया वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इसीलिए लिट्टिन ने खून खराबे करने स्टार्ट कर दिए। तो इस तरीके से कोई भी कम्युनिटी जब अपनी सांप्रदायिकता के कारण जब दूसरे पे हमला करना स्टार्ट कर दे तो ऐसे ही घटना सांप्रदायिकता की घटना बन जाती है और एक सोसाइटी के अंदर कम्युनल एलिमेंट्स को प्रमोट करती है, और सोसाइटी में शांति बनाए रखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस कंडीशन के अंदर। इसलिए घरेलू आतंकवाद यानी कि एक देश के अंदर के लोगों में जब ये भावना पैदा हो जाए कि यहाँ पे हमें कुछ तो मिल ही नहीं रहा, हमें तो कोई समझ ही नहीं रहा, और ऐसे ही लोग अपने ही देश के लोगों के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं और आतंक का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल जो श्रीलंका में सेंगली और तमिल के वाला है, आप पीछे समझ सकते हो। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि आतंकवाद की प्रॉब्लम सिर्फ एक कंट्री की नहीं है और दुनिया के सभी कंट्रीज से प्रभावित हैं। इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए दुनिया के सभी देशों को सामने आना होगा। अगर आज हम यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें या हम अफ्रीकन कंट्रीज़ को देखें, एशियन कंट्रीज़ को देखें, तो सभी कंट्रीज से प्रभावित है। आज कोई एक कंट्री ऐसा नहीं कह सकता कि आतंकवाद सिर्फ उस कंट्री का मामला है, हमारे कंट्री तो है ही नहीं इस मामला, ही ऐसा नहीं हो सकता। और आज वेस्टर्न कंट्रीज़ कहीं ना कहीं हाथ है आतंकवाद को प्रमोट करने में। अब अमेरिका को देख लो भाई, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा दुनिया में शांति बनी रहे। अगर ये शांति बनी रहेगी तो अमेरिका का हथियार नहीं बिकेगा, क्योंकि अशांति के ही नाम पे लोग हथियार खरीदते हैं अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब रसिया भी नहीं चाहेगा। दुनिया के कुछ ऐसे कंट्री है जो दुनिया में कभी नहीं चाहेंगे कि शांति बने रहे, और यही लोग आतंकवाद को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो ऐसे में जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, आतंकवाद किसी एक देश का मुद्दा ना होकर यूनिवर्सल इशू है। इसलिए सभी मिलकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर, समकालीन विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा थ्रेट्स यानी कि एक बहुत बड़ा एक चैलेंजेस बना हुआ है सभी देशों के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेंडर से आप क्या समझते हैं। आपको पहले जेंडर को डिफाइन करना है, उसके बाद बताना है कि भारत में जेंडर असमानता के अलग अलग आयाम क्या है, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर, हाईलाइट द वेरियस डायमेंशंस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया। तो आपको जेंडर इनइक्वालिटी को डिस्क्राइब करना है, और जेंडर क्या है बेसिकली आपको ये भी बताना है। देखो जेंडर का मतलब होता क्या है, एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल, सिंपल यही तो जेंडर है। अब इसके मीनिंग को आपको समझाना है कि एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है। देखो जेंडर का अर्थ होता है स्त्री या पुरुष। स्त्री और पुरुषों की पहचान उनके आसपास के सामाजिक वातावरण के कारण अलग अलग होती है। अगर हम देखें तो शुरू से ही जब बच्चा जन्म होता है, चाहे वो एक लड़की हो या एक लड़का हो, तो उनके पालन पोषण में अलग अलग ही दिखता है हमें। अगर हम लड़की को देखें तो उनके पालन पोषण में जो पेरेंट्स होते हैं उनका एक ट्रेडिशन, अगर आज तो हम कहेंगे कि टोटली चेंज हो चुका है, आज तो दोनों को अच्छे से माता पिता दोनों को ही प्यार करते हैं, चाहे एक लड़की हो या लड़का हो। लेकिन गांव में या कुछ ट्रेडिशनल फैमिली को हम कहें तो कहीं ना कहीं आज भी वो एक लड़की को उस दोयम दर्जे का व्यवहार देते हैं, या हम अफ्रीकन कंट्री में कह सकते हैं, या इंडिया के भी कुछ ऐसे इलाके में हम कह सकते हैं आज भी ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन कम जरूर हो गया ये। तो पालन पोषण में एक लड़के और लड़की में जो फ़र्क होता है वो हमें आज भी दिखता है। इसलिए जेंडर एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज की देन है। समाज की देन का मतलब कि समाज का व्यवहार क्या है एक लड़के और लड़की के प्रति, समाज कैसे देखता है एक लड़की और लड़के को। अब मान लो कि एक ही घर के अंदर किसी फैमिली के अंदर, मान लो कि एक घर है जिसका नाम है ए फैमिली। अब ए फैमिली के जो बाल बच्चे हैं, मान लो 5 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, तो उसके घर वाले ये कहेंगे या सोसाइटी ये कहेगी भाई कैसी फैमिली है यार, 5-5 लड़कियां पैदा कर दी, 6-6 लड़कियां पैदा कर दिया है, संभाला नहीं जा रहा, ये नहीं किया जा रहा, ना जाने कितने ताना सुनने को मिलेगा। तो इसलिए सोशल बिहेवियर भी डिसाइड करता है सोसाइटी के अंदर जेंडर इन इक्वालिटी को लेकर। तो समाज में जिस तरीके से हम रहते हैं, हमारा पालन पोषण होता है, हम उससे अफेक्टेड होते हैं। यहाँ पे आपको ये बताना है कि लिंग का ही मतलब होता है जेंडर इंग्लिश में, इसको हिंदी में हम लिंग कहते हैं। तो जब भी हम जेंडर की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है महिलाओं और पुरुषों का परिवार। जेंडर विभाजन को इस प्रक्रिया के 3 स्तरों पे देखा जा सकता है। देखो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो भारत मेल और फीमेल, वेस्टर्न कंट्री के अंदर जेंडर को लेकर एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया जिसमें यह बताया गया कि जेंडर का मतलब है फीमेल, मेल और न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का मतलब क्या होता है, जिसको आज हम अपने ही लैंग्वेज में गे कह देते हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं, जिनमें लड़कियों और लड़के इन दोनों की ही क्वालिटीज़ होती है। ठीक है, यानी कि दोनों का ही जो मतलब कि कह सकते हो जो फीलिंग है वो दोनों की होती है, लड़का हो वो लड़की भी होता है, दोनों के उनके हार्मोन्स होते हैं एक ऐसे इंसान के अंदर। तो उसको हम न्यूट्रल जेंडर, और आपको वेस्टर्न कंट्री के अंदर पता ही है ये ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, जेंडर को लेकर असमानता जो है इसके अलग अलग आयाम कौन से हैं। ये तो हम जानते हैं लड़कों और लड़कियों में भेदभाव होता है,
लेकिन वो भेदभाव किन किन सेक्टर में है, और उन्हीं सेक्टर को हमने आयाम कहा है। आयाम का मतलब क्या होता है? डायमेंशन, यानी कि टाइप्स, यानी कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसके कितने टाइप्स हैं, और उसी को डायमेंशन या आप टाइप्स भी कह सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले सामाजिक आयाम की, यानी कि सामाजिक क्षेत्र में जो असमानता है। हम देखें तो समाज के अंदर भी महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता है। ये कहा जाता है कि जो बड़े बड़े काम हैं, जो भारी भरकम काम है, वो सिर्फ एक पुरुष या एक मेल ही कर सकता है, महिलाएं नहीं कर सकती। हम देखिए जब धरती बनी थी शुरुआत में ही, तो उस टाइम से ही तो महिलाएं या तो घर में रहती थी, अब एक आदमी बाहर चला जाता था खाने कमाने के लिए, महिलाएं घर में रहकर कुछ काम कर लिया करती थी। तो जैसे बड़े काम या थोड़े भारी भरकम काम है वो शुरू से ही पुरुषों के द्वारा किया गया, तो सोसाइटी ने ये डिसाइड कर लिया कि ये महिलाएं कर ही नहीं सकती, या कुछ ही ऐसी महिलाएं हैं जो सोसाइटी में ये कर सकती है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो आज से नहीं, शुरू से चला आ रहा है। तो आज हमें इन डिस्क्रिमिनेशन को ही कम करना है। आज ये जो भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है कि पुरुष ज़्यादा भारी भरकम काम कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती, ये सोसाइटी में माना गया है, ये एक मिथ है। जबकि आज महिला वो सब कुछ कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है। अब ये बायोलॉजिकल डिफरेंस को अगर हम स्ट्रेंथ की डिफरेंस कहने लग जाए तो टोटली ये तो डिस्क्रिमिनेशन होगा, ये गलत बात है। इसलिए सोसाइटी के द्वारा जो ये थोपा गया है, ये कहा गया है, ये जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट करने की जो बात है टोटली गलत है, जो कि आज अनएक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आर्थिक क्षेत्र में, यानी कि इकोनॉमिक डायमेंशन। इकोनॉमिक डायमेंशन में देखा जाए, अगर कोई भी एक लड़की काम करने जाती है कहीं, तो उसका जो वेतन, उसकी जो सैलरी होती है, कई ऐसे सेक्टर में या कई ऐसे एरियाज़ में उनकी सैलरी एक पुरुषों के मुकाबले में, एक मेल के मुकाबले में कम होती है। इनकी सैलरी भी कम होती है और इनकी कैपेसिटी को भी कम आंका जाता है कि ये कोई पीस बना लेंगे, घर में बैठ के कोई ऐसा काम कर लेंगे। महिला बाहर कहीं जाएगी, झाड़ू पोछा कर लेगी। तो महिलाओं के प्रति जो एक नज़रिया है हमारे सोसाइटी का, वो इकोनॉमिक सेक्टर में बहुत कम आंका जाता है। लेकिन आज महिलाओं ने इकोनॉमिक सेक्टर में वो करके दिखाया है, जो आज लगता है कि इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर भी महिलाएं आज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। तो जो जेंडर इनइक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, तो महिलाओं को जो कुछ सेक्टर में जो दोयम दर्जे का व्यवहार दिया जाता है इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर, ये बिल्कुल ही गलत है, चाहे वो सैलरी को लेकर या योग्यता, यानी कि उनकी एलिजिबिलिटी को लेकर। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? राजनीतिक क्षेत्र में, यानी कि राजनीतिक असमानता। हम कहते तो हैं कि भाई हम जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, चाहे दुनिया कोई भी देश ऐसे कह ले कि भाई हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे सभी को इक्वलिटी है। और इस इक्वलिटी के अंदर जब हम बात करते हैं कि महिला और पुरुषों का समान भागीदार होना चाहिए या इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। तो भाई ये कौन सी डेमोक्रेसी है जहाँ पे हम बात करते हैं पार्लियामेंट के अंदर तो सारे ही मेल भरे हुए हैं। फीमेल को लेकर भारत की संसद में आज तक ये पास ही नहीं हो पाया बिल कि महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये पुरुष सोच समाज है हमारा, और महिलाओं ने हमेशा से पैट्रियार्कल सिस्टम को अंत करने की बात करी है। पैट्रियार्कल सिस्टम का मतलब क्या होता है? पितृसत्तात्मक समाज, जहाँ पे महिलाओं और पुरुष में इस बात को लेकर भेदभाव किया जाता है कि जो पुरुष की जो संपत्ति यानी पापा की जो संपत्ति है वो उसके बड़े बेटे यानी बेटों की होगी, उस पर बेटियों का अधिकार बिल्कुल नहीं होगा। और महिलाओं के द्वारा यही एक ग्रुप या एक आइडियोलॉजी बनाई गई जिसको कहा गया फेमिनिज्म। फेमिनिज्म किसे कहा जाता है? उन लोगों का ग्रुप जो महिलाओं और पुरुषों में, मेल और फीमेल में इक्वलिटी की बात करता हूँ। अब जरूरी नहीं कि एक लड़की ही फेमिनिस्ट होगी, एक लड़का ही फेमिनिस्ट हो सकता है जो इस चीज़ का सपोर्ट करता हो कि महिलाओं और पुरुषों में समानता होनी चाहिए। जो एक लड़का कर सकता है वो एक लड़की भी कर सकती है। अब शुरू से ही वो बात ठीक है कि लड़कों और लड़की की जो चॉइस होती है वो अलग होती है। जैसे अब भाई कोई रोने लग जाए, लड़की जैसे रो रहा है, अब ये कहने लग जाते हैं। तो सोसाइटी ने भी कुछ अलग ही चीज़ें क्रिएट कर रखी है जो हमने एक डिनोट कर देते हैं, ये वो लड़की जैसा ये कर रहा है। पिंक पहन ले, अरे लड़कियों जैसा लग रहा है। पिंक कलर, अरे तेरी लड़कियों जैसी चॉइस है। तो सोसाइटी ने भी बहुत ज़्यादा ही अत्याचार कर रखा है लड़कियों के नाम पे। तो इस तरीके से हम सोसाइटी के वर्क पे देखें तो वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन दिखता है। अगर हम पॉलिटिक्स में देखें तो यहाँ भी दिखता है। डेमोक्रेसी के नाम पे जो महिलाओं को पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाता, ना ही इनको इलेक्शन में लड़ने के लिए टिकट दी जाती है, तो मानसिकता क्या है? पुरुष सोच की मानसिकता यही दिखाती है कि महिलाएं नहीं कर सकती, या पुरुष प्रधान समाज है हमारा भाई, मेल डोमिनेंस सोसाइटी है, यहाँ तो हमसे मेल ही चलेंगे भाई, मेल ही का काम है सब कुछ। और सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन तो साइंस के सेक्टर में है। मैं आज आप सबसे पूछता हूँ, मुझे आप बताना। देखो, सबसे पहले हम ये सब जानते हैं कि साइंस के सेक्टर में आज भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पहले भी कर रहा था बट और तेज़ी से अब कर पा रहा है भारत। लेकिन आज महिलाओं को साइंस सेक्टर में एंट्री मिल पाना बहुत मुश्किल है। साइंटिस्ट बन पाना या कोई इस सेक्टर में जाना जो कि साइंस का फील्ड हो, उसमें बहुत मुश्किल है। या कोई लड़की चली भी गई है तो उनको कोई ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा जो बहुत हल्का काम है, भारी भरकम काम दिया ही नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आज आप सबसे पूछना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को तो हम सब जानते हैं भारत के मिसाइल मैन के नाम पे। क्या आप ये जानते हो
कि वुमेन मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? आपको ये नाम पता है? टेसी थॉमस है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना किस किस को ये पता था। ये आज हमारी सोसाइटी ऐसी है जिसने महिलाओं को जानबूझकर पीछे रखा है। और कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी के अंदर जो ये ट्रेडिशन चला रहा है हम उसको फॉलो करते चले जाते हैं। टेसी थॉमस को वुमेन मिसाइल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और एक्चुअली में लोग इनको नहीं जानते होंगे। क्यों? क्योंकि डोमिनेंस किसका है? सोसाइटी पे महिलाओं का ही है। यही चीज़ दिखाता है सोसाइटी पे जो डोमिनेंस है वो पुरुषों का है। मेल डोमिनेंस सोसाइटी है हमारी, और इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सोसाइटी हमारी ऐसी है और इसका हमें सुधार करना है। अगर हम खेल के क्षेत्र की बात करें तो आप खुद देखिए, यहाँ पे अगर कोई ऐसा गेम है उसमें कोई लड़का जीत जाता है तो उसको इनाम तो बहुत तगड़ा मिलता है, जो इनाम राशि मिलती है बहुत हाई होती है वो। लेकिन महिलाओं में ही बात करें तो उनका आधा भी नहीं मिलता महिलाओं को भी। तो यहाँ पे साफ डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है। अब बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग की, यानी कि जो टेलीविजन पे दिखाया जाता है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो उनको देखने वाले भी ज़्यादा हैं। आज पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाए भाई, करोड़ों में दर्शक मिल जाएंगे देखने वाले। ब्रॉडकास्टिंग इतनी ज़बरदस्त होगी। महिलाओं पे अरे क्या कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता। अरे भाई इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाते हैं वहाँ पे? है तो सोसाइटी की मानसिकता ही ऐसी बनी हुई है, तो कहाँ से हम कर सकते हैं यार ऐसे? तो हमें पहले अपनी मानसिकता चेंज करनी होगी, देन जाके सोसाइटी में इक्वलिटी की हम बात कर सकते हैं। क्योंकि असमानता हमारे सोच में है, ना कि सोसाइटी में है। अब एक इंसान के सोच में इनइक्वालिटी बनी रहेगी तो सोसाइटी में तो हमको वही दिखता रहेगा और हम वही करेंगे काम। इसलिए ब्रॉडकास्टिंग से लेकर इनाम राशि में लेकर सभी जगह इनइक्वालिटी है। अब इतनी इक्वालिटी हम खुद कर रहे हैं। अब आप ही बताइए भाई, मैं आपकी बात क्या कर रहा हूँ, मैं खुद ही बात करता हूँ यार। हम लोग नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि यही ट्रेडिशन चला आ रहा है, हम इसको फॉलो करते चले जाते हैं। सोसाइटी में ये चेंज हमें अपने आप से सुधार करना होगा। अब एक घटना देखो, मान लो कि शाम 7 बज गया है, लड़कियों को घर से बाहर जाने नहीं देना। नहीं भाई नहीं, अकेले जा रही है, नहीं अकेले नहीं जाना, भाई के साथ जाएगी। अब घर में बैठ के वो थोड़ा सा फ़ोन भी चला रही होगी, किससे बात कर रही है, अरे चैट किससे कर रही है, तो उसको डाउटफुल तरीके से देखते हैं। क्यों भाई? क्या वो बात नहीं कर सकती? और उसी कंडीशन में कोई लड़का कुछ कर दे तो कुछ भी नहीं बोलेंगे घर वाले, लड़की कुछ कर दे सब हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे। ये कर दिया, वो कर दिया, मान सम्मान गिराएगी, कोई इज्जत ही नहीं है, कैसे बोलती है, क्या करती है, बहुत ताने मिलेंगे उसको। तो सोसाइटी के द्वारा ये जो क्रिएट किया गया है, ये सोसाइटी ही ख़त्म कर सकती है, एक इंसान मिलकर इसको ख़त्म नहीं कर सकता। अगर हम एंटरटेनमेंट सेक्टर की बात करें, मनोरंजन सेक्टर की बात करें, तो आपने खुद देखा होगा आज भी मेन लीड के अंदर ऐसे कोई बहुत कम मूवी मिलेगी आपको जिसमें मेन लीड में एक महिला हो। लेकिन ज़्यादातर मूवीज़ में क्या होता है, एक हीरो की एंट्री करवाई जाती है। भाई कभी हीरोइन की भी एंट्री करवा लो, कभी एक हीरोइन को भी गेट तोड़ लेने दो, भाई दरवाजे तोड़ लेने दो, गुंडों को पीट लेने दो। लेकिन नहीं, एक एंट्री हमेशा एक हीरो एक लड़के की ही होगी, महिलाओं को क्यों नहीं होगा भाई? जैसे कि मैंने एक मूवी देखा था कुछ दिन पहले, मर्दानी, बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत प्यारी मूवी, सोसाइटी को मैसेज देता है वो। मेरी को मूवी प्रियंका चोपड़ा की बहुत अच्छी मूवी। तो ऐसे कुछ मूवी है जिसमें मेन लीड रोल में महिलाएं दिख जाएगी, लेकिन आज भी एंटरटेनमेंट सेक्टर में इस चीज़ को इग्नोर किया जाता है। तो डिस्क्रिमिनेशन साफ दिख रहा है यहाँ पे। अगर सोसाइटी ही आज ऐसा कर रही है तो ये मानसिकता चेंज किए बिना हम इनइक्वालिटी को कैसे खत्म कर सकते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसलिए इनइक्वालिटी खत्म करने के लिए हमें सिर्फ सिलेबस में पढ़ा देने से काम नहीं चल जाता, हमें प्रैक्टिकली इसको करना भी होगा, तभी किया जा सकता है। मानसिकता में चेंज ही सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी को खत्म कर इक्वालिटी ला सकता है, और इसकी शुरुआत हमें अपने आप से खुद से करनी होगी। देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हुए हैं हमें, जिसमें इक्वालिटी की बात की गई है महिलाओं और पुरुषों के अंदर। लेकिन आज भी पेट्रियार्कल सिस्टम में देखिए हम सोसाइटी के अंदर, तो महिलाओं को वो राइट्स नहीं मिलते घर फैमिली के अंदर भी जो एक पुरुषों को मिलते हैं। अब पापा की प्रॉपर्टी पे बेटियों का अधिकार नहीं होगा, ये तो शुरुआत हमने ही करी है भाई, और इसको ख़त्म भी हम ही करेंगे। और दहेज प्रथा के नाम पे ना जाने कितने पैसे डिमांड की जाती है, और एक लड़की के बाप पे क्या बीतता है, ये लड़के का बाप नहीं समझता क्या उसके पास उसकी बेटी नहीं है? सोसाइटी में ना जाने से कितने पॉइंट से महिलाओं को लेकर जो बोला जा सकता है, लेकिन ये बोलने से नहीं होता, इनको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हम सब मिलके ही कर सकते हैं, और इसकी शुरुआत हमें आज से और अभी से करना होगा। तो इसके ऊपर आप अच्छा खासा पैराग्राफ भी लिख सकते हो इस आंसर के लिए, और निष्कर्ष से लेकर आलोचना से लेकर इंट्रोडक्शन भी डाल सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार क्या है, जिसको हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में ही डीपली पढ़ लिया है। मानव अधिकार जो एक इंसान को जन्म से ही मिल जाता है, चाहे वो किसी भी देश में रहता हो, ये अधिकार सभी के लिए एक समान होता है। विश्व में तृतीय पीढ़ी के मानव अधिकार और उसके महत्व पर चर्चा कीजिए। राइट्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। लेकिन क्वेश्चन में आपसे थर्ड जनरेशन के राइट्स के बारे में पूछा गया है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अभी आपको मैं बताऊंगा इनके तीनों जनरेशन के बारे में और इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए हम पहले देखते हैं मानव अधिकार किसे कहा जाता है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही समझा दिया है, इसलिए आपको मैं हल्के में बता देता हूं, जो कि हमें जन्म से मिलता है। और ये चीज़ हमने देखा था कि किसके अकॉर्डिंग, डेविड सेल्वाई के अकॉर्डिंग क्या था और आरजे विसेंट के अकॉर्डिंग। तो आपने जब ये समझ लिया, तो जैसे कि आरजे विसेंट ने क्या कहा था
कि मानव स्वभाव ही ऐसा है कि वो राइट्स की डिमांड करता है। तो इस क्वेश्चन का जो ये पार्ट है मानव अधिकार वाला पार्ट, ये आपने समझ लिया फर्स्ट क्वेश्चन में ही। तो मैं अब आपको समझाने वाला हूँ जो इधर का पार्ट पूछा जा रहा है आप सभी से, विश्व में तृतीय पीढ़ी का मानव अधिकार और उसके महत्व पर चर्चा कीजिए। चलिए तो अब हम बात करते हैं मानव अधिकारों के पीढ़ियों के बारे में। तो पहले आपको मैं सारे जनरेशन बता देता हूँ, देन हम थर्ड जनरेशन के इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको ये बताना है कि लुई बी सोहन ने जो राइट्स हैं उनको 4 जनरेशन में यानी 4 जनरेशन में डिवाइड कर दिया और ये बताया कि राइट्स 4 जनरेशन के होते हैं। जैसे फर्स्ट राइट को कहा इसने नागरिक और राजनीतिक अधिकार यानी कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। सेकंड जनरेशन में इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स आता है और थर्ड जनरेशन में कलेक्टिव राइट्स यानी कि सामूहिक अधिकार। लेकिन अब इसने क्या कहा लुई बी सोहेल ने कि राइट्स के 4th भी जनरेशन होता है, इसने इसको कहा विषयगत अधिकार यानी कि ऐसे कुछ पर्टिकुलर राइट्स पे जोर देना। इसके बाद एक नया बंदा आया नवंबर 1977 के अंदर जो कि यूनेस्को का एक लीगल एडवाइजर यानी कानूनी सलाहकार था। उसका नाम क्या है? कारेल वासक। तो कारेल वासक ने ये कहा कि नहीं, राइट्स के 3 ही जनरेशन हैं और कारेल वासक के द्वारा राइट्स के 3 कैटेगरीज बता दिए गए और फाइनली इसी को ही फाइनल कर दिया गया। तो आपको पहले इसके बारे में बताना है। इसने 4 जनरेशन बताया और इसने कारेल वासक ने 3 जनरेशन बताया, तो इसके बारे में बताना है। तो इसने ये कहा कि ये 4 जनरेशन नहीं होता, ओनली 3 ही जनरेशन है। तो चलिए अब आपको मैं ये समझा देता हूँ कि तीनों जनरेशन का मतलब क्या है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने राइट्स की फर्स्ट जनरेशन की। ये जस्ट हमने कन्वेंस के लिए इनको डिवाइड किया हुआ है कि पहले हमने किस राइट्स की डिमांड करी है, दूसरे बाद में हमने किस राइट्स की डिमांड करी है। तो उसी के हिसाब से हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसको पहला हमने पहली पीढ़ी कह दी यानी फर्स्ट जनरेशन कह दिया, सेकंड को हमने सेकंड जनरेशन कह दिया क्योंकि सेकंड जनरेशन वाले लोगों ने उन राइट्स की डिमांड करी है और फर्स्ट जनरेशन वालों ने इन राइट्स की डिमांड करी है। अब एक एक करके हम समझते हैं। देखिए फर्स्ट जनरेशन का मतलब है नागरिक और राजनीतिक अधिकार। याद करो आपको मैंने ये बताया कि लोगों ने अपने सिटीजनशिप के लिए लड़ाई करी है और पॉलिटिकल राइट्स के लिए। जैसे कि 1776 के अंदर अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ तो अमेरिका ने फंडामेंटल राइट्स और इंडिपेंडेंट के लिए अपनी लड़ाई करी। इसी तरीके से 1789 के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो फ्रांसीसी लोगों ने अपने राइट्स के लिए इक्वलिटी, लिबर्टी, फर्टर्निटी और रिपब्लिक कंट्री बनाने के लिए, मोनार्की सिस्टम खत्म करने के लिए राइट्स की डिमांड करी। तो इसी तरीके से देखा था हमने 1215 में किस तरीके से मैग्ना कार्टा कानून बनाया गया 1215 में। फिर हमने देखा कि किस तरीके से पॉलिटिकल राइट्स यानी कि राजनीतिक अधिकारों के रूप में 1688 में इंग्लैंड के अंदर गोलेरियस रेवोल्यूशन हुआ यानी कि गौरवपूर्ण क्रांति हुई जिसके अंदर राजा को उसके पद से रिप्लेस कर दिया गया, उसको हटा दिया गया यानी कि जेम्स द्वितीय को हटाकर मैरी बन गई। तो इस तरीके से राइट्स की डिमांड करी है मेनली। तो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की जो डिमांड हुई है वो सबसे पहले की गई है क्योंकि इसी टाइम देशों को गुलाम बनाया जा रहा था। हमने देखा इस टाइम देखिए 17th सेंचुरी या 18th सेंचुरी के अंदर कॉलोनी बनाने की जो घटना है वो इसी टाइम आई जब कोई एक शक्तिशाली देश, एक पावरफुल कंट्री जब किसी वीकर कंट्री या किसी कमजोर देशों को गुलाम बना ले, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, जैसे कि अंग्रेजों ने हमको बनाया। तो इस टाइम क्या हो रहा था, देशों के बीच में पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड चल रही थी, इसलिए इसको पहली जनरेशन का अधिकार या पहले जनरेशन की राइट्स के नाम से जाना गया। अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन में आता है हमारा इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स। इनकी बात उस टाइम हुई जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम देशों के अंदर अमीर यानी कि रिच और पुअर, अमीर और गरीब हो जाने की वजह से जो डिफरेंसेस है यानी सोशल जो डिफरेंसेस है या इनइक्वालिटी है वो बढ़ते जा रही थी। और इन इनइक्वालिटी की वजह से जो एक्सप्लोटेशन है या जो सोसाइटी में जो शोषण है इसके बढ़ जाने की वजह से देशों के अंदर इक्वालिटी की डिमांड की गई। इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल भाईचारा की बात करी गई, फर्टर्निटी की बात की गई और कल्चरल राइट्स की बात की गई। जो लोगों की अपनी पहचान है, खान पीन का तरीका है, उस अधिकार की बात की गई। और मेनली इन अधिकारों को वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ही इंपॉर्टेंस मिली दुनिया भर के अंदर। और इसके बाद बात आती है थर्ड जनरेशन की राइट्स। वो कौन सा राइट्स है? सामूहिक अधिकार। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये महसूस किया गया कि अब मानव अधिकारों की जरूरत है हमें, जो कि 10 दिसंबर 1948 को पूरी दुनिया भर के लिए इम्प्लीमेंट भी किया गया, यूनिवर्सल राइट्स का डिक्लेरेशन भी किया गया। उसको ही हमने सामूहिक अधिकार, कलेक्टिव राइट्स का मतलब ये हुआ कि अब हमें उन राइट्स की बात करनी है जो सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, दुनिया के सभी इंसानों के लिए जरूरी है। जैसे कि पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट हो गया, पॉल्यूशन से फ्री होने की बात हो गई, तो ऐसे टेररिज्म हो गया, तो ऐसे ऐसे मुद्दे आ गए हमारे थर्ड जनरेशन के अंदर। ठीक है, इसको लेके काफ़ी सारे कन्वेंशन हुए, जैसे कि स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था 1972 के अंदर। एंड स्टॉकहोम के अंदर जब ये सम्मेलन हुआ तो उसके बाद देश आपस में मिले और उन्होंने अपना फैसला लिया ताकि हम किस तरीके से आपस में एक दूसरे देश मिले, कलेक्टिव राइट्स को प्रमोट करें। 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, अर्थ जो कन्वेंशन हुआ, वो ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है
थर्ड जनरेशन का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट जनरेशन में, जहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड की गई और राइट टू वोट की डिमांड की गई, है ना, ताकि वोटिंग का राइट सबको मिले। एंड इसके सेकंड जनरेशन में इकोनॉमिक और सोशल और कल्चरल राइट्स की बात की गई। एंड थर्ड के अंदर कोलेक्टिव राइट्स की बात की गई। तो ये तीनों राइट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो सेकंड जनरेशन के राइट्स है, इनकी शुरुआत वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हुई थी, लोगों ने डिमांड की थी। अब हम बात करते हैं जो थर्ड जनरेशन के राइट्स हैं। तो जो थर्ड जनरेशन का राइट है हमारे पास, सामूहिक अधिकार, जिसको कोलेक्टिव राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो जो थर्ड जनरेशन का राइट है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है मेन, जो कि क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि थर्ड जनरेशन के राइट्स में कौन कौन से राइट्स आते हैं। देखो, थर्ड जनरेशन के राइट्स के अंदर आत्मनिर्णय का अधिकार, यानी आप खुद से कोई भी डिसीजन ले सको, सेल्फ डिसीजन की बात आती है। डेवलपमेंट की बात आती है, शांति यानी पीसनेस और फर्टर्निटी या यूनिटी की बात आती है, ऐसे राइट्स। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की बात आती है, हेल्थ की बात, पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट की बात, नेचुरल जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करने या उनको सेव करने, उनको कंजर्व करने की अधिकार हमारे पास है। एंड एक देश किसी दूसरे देश के साथ भी कॉन्वर्सेशन कर सकता है, संवाद का अधिकार भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एंड जो हमारी विरासत है, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, खान पान रहन सहन का तरीका है, चाहे आदिवासी लोग हो गए, और उनको अपने कल्चर को ज़िंदगी भर के लिए बचा कर भी रखना, उनको सेव रखना ताकि उनके कल्चर को ख़त्म ना कर सके, वो सब राइट्स थर्ड जनरेशन के अंदर डाल दिए गए। यानी जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में नहीं आते, उन सभी को थर्ड जनरेशन में डाल दिया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक करके इनके इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, ये वो राइट्स हैं जो एक इंसान के लिए नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, ये कलेक्टिव है। दैट मीन्स ये दुनिया के सभी देशों के सभी लोगों के लिए है। इसलिए इसको एकजुटता का अधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि पर्यावरण एक देश का मुद्दा तो है नहीं, दुनिया के सभी देशों के लिए है। टेररिज्म सभी के लिए है, डेवलपमेंट सभी के लिए है, पॉल्यूशन सभी के लिए एक मुद्दा बना हुआ है। तो सभी लोगों का ये राइट है कि अपने पॉल्यूशन को बिल्कुल फ्री रखें, साफ रखें, पॉल्यूशन फ्री कंट्री बनाए रखें। शांति की बात सभी देश चाहते हैं, पर्यावरण, ठीक है। तो शांति, पर्यावरण और प्रगति पर आधारित है थर्ड जनरेशन का राइट। ये नई टेक्नोलॉजी की बात करता है, और दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो नहीं चाहता कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी आए? तो सभी देश चाहते हैं। इसलिए नई प्रौद्योगिकी या न्यू टेक्नोलॉजी के सामने आने की और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का अधिकार है कि सभी को न्यू टेक्नोलॉजी अपनाने और उनको यूज़ करने का अधिकार है। ये थर्ड जनरेशन के लोग को मानना है। थर्ड जनरेशन के जो मानव अधिकार हैं, ये कार्ल वासक के अनुसार क्या कहा जाता है कि तीसरी पीढ़ी का तात्पर्य भ्रातृत्व और भाईचारे से है। यानी कि जो थर्ड जनरेशन का अधिकार है, इसका संबंध भाईचारे के अधिकार से है, क्योंकि थर्ड जनरेशन में जिन राइट्स के कैटेगरीज को रखा गया है वो ऐसे राइट्स हैं जो देशों के अंदर फ्रेटर्निटी या भाईचारा बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्या है, लुइस बी सोहिन के अनुसार, देखो, प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, धार्मिक समुदाय, ये सामाजिक या राजनीतिक समुदाय में आदि से संबंधित है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी कि इंटरनेशनल लॉज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति, परिवार या समुदाय या कम्युनिटी या पॉलिटिकल जो कोई ग्रुप है वो आपस में मिलजुल कर रहे। यानी कि ये जो रिलीजन को लेकर जो क्लैश हो जाता है या कम्युनल जो या सांप्रदायिकता जो घटनाएं होती हैं उनको कम करने की बात करता है, ये हमेशा प्रोस्पेरिटी की बात करता है। जो तीसरी पीढ़ी के अधिकार हैं उनको सामाजिक सुरक्षा और भाईचारे का अधिकार भी कहा जाता है। इन्हें हर अधिकार कहा जाता है। हर अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर इन्वायरमेंट की ज़्यादा बात की गई है और सॉफ्ट लॉज बनाना चाहिए, तभी ये लोग इनको फॉलो करेंगे। ये ऐसे राइट्स हैं, क्योंकि पॉल्यूशन की बात रही या इन्वायरमेंट की बात रही, या हमें हवा सही मिले, पानी सही मिले, भोजन सही मिले, या नेचुरल रिसोर्सेज का हम उतना ही यूज़ करें जितना हमारे लिए नीड है, तो इनके लिए हमें सॉफ्ट लॉज चाहिए ताकि लोगों को ये भी ना लगे कि उनको कोई दबाव बना रहा है और लोगों को इनका इंपॉर्टेंस समझ में आए, ताकि उनको ये लगे कि भाई ये हमारे लिए है और हम इसका इस तरीके से यूज़ करें ताकि आने वाले जनरेशन को भी ये मिल पाए। इसी कॉन्सेप्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम से जाना जाता है, यानी कि सतत विकास कहा जाता है। यानी कि आज जो प्राकृतिक संसाधन है या नेचुरल रिसोर्सेज है, पेट्रोलियम है या जो भी है हमारे पास, हम उसको इस तरीके से यूज़ करें हमारी नीड पूरी हो जाए, हम उसको वेस्टेज ना कर दें, वरना आने वाली जनरेशन को कुछ भी नहीं मिलेगा। हम घूमेंगे बाइक पे, हमारे बच्चे घूमेंगे साइकिल पे, इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अधिकार व्यक्तियों को देश के सर्वांगीण विकास में भाग लेने के लिए मजबूत बनाता है। ये सर्वांगीण विकास का मतलब होता है चारों तरफ से विकास करना, यानी कि उसको हवा भी सही मिले तो पानी भी सही मिले, भोजन, प्राकृतिक संसाधन, प्रदूषण मुक्त हमारा देश हो। तो ये इन चीज़ों की बात करता है। तो निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार या जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ये मानव अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंदर भी अपने जो ह्यूमन राइट्स है उसको प्रमोट करने की बात करता है। और भारत का जो संविधान है उसके आर्टिकल 51A में इंटरनेशनल राइट्स यानी कि पीसनेस की बात की गई है, जो कि एक DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का ही एक अनुच्छेद है जो दुनिया भर के अंदर शांति और भाईचारा बनाने की बात करता है। इसीलिए भारत के अंदर भी ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया है 1993 के अंदर। अगर राइट्स का वायलेंस होता है तो ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा इसको देखा जाए और
उनको संज्ञान लेके उनको सोल्व किया जाए। तो निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि ये राइट्स वो राइट्स हैं जो एक इंसान को इंसान होने के नाते तो मिलने चाहिए, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्टेट पे भी है और उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंडिविजुअल इंसान पे भी है जो उस स्टेट के अंदर रहता है। इसलिए इसके अंदर लोगों को राइट्स भी मिलते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है जिसको लोगों को निभाना भी चाहिए। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि मानव अधिकारों के रूप में जो थर्ड जनरेशन है उसका भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना फर्स्ट और सेकंड का रहा है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के संविधानों में सन्निहित मानव अधिकारों का तुलनात्मक विवरण कीजिए। आपको ये बताना है इसके अंदर कि इंडिया और साउथ अफ्रीका की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ह्यूमन राइट्स को लेकर कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, आपको इसके कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानव अधिकार क्या है। देखो एक चीज़ तो कॉमन है बॉस इसके अंदर कि जो भी क्वेश्चंस आएगा उनके अंदर ह्यूमन राइट्स के बारे में जरूर पूछा जाएगा, तो एक इंट्रोडक्शन तो जरूर रट लेना जिससे कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छा सा बन जाए। चलिए हम पहले बात करते हैं कि मानव अधिकार होता क्या है। हिंदी का ये दो वर्ड मानव और अधिकार दोनों को जोड़कर ये दोनों बन रहे हैं। तो एक इंसान को जो अधिकार मिलता है उसके इंसान होने के नाते, एक मानव होने के नाते उसी को मानव अधिकार कहा जाता है। ये तो हमने पहले ही समझ लिया है। तो मानव अधिकार उसका मतलब ये हुआ मानव के ऐसे अधिकार जो उसको एक इंसान होने के नाते पूरी दुनिया के लोगों को एक साथ मिला हुआ है, यानी कि इक्वल तरीके से मिला हुआ है। इसमें इक्वलिटी दिखाई गई है। ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर किसी देश के कंट्री के नागरिक हो तो आपको सिर्फ उसी कंट्री होने के नाते मिला है और कोई किसी और कंट्री का तो उसको ये अधिकार नहीं मिले हैं। ये मानव अधिकार होता है और ये सभी को मिलता है। तो मानव अधिकार का क्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापक है। इसमें एक दो राइट्स नहीं आते, इनका जो क्षेत्र है, जो फील्ड है, जो इसका स्कोप है काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव है। यानी इंसान की नीड्स को देखते हुए राइट्स प्रोवाइड किए गए और एक इंसान के जो नीड्स है, जो फंडामेंटल नीड्स है, उसको ये पूरा राइट्स कर देता है। तो इसलिए राइट्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है एक इंसान के लिए। भारत और दक्षिण अफ्रीका के संविधानों में जो मानवाधिकार दिया गया है हम इसको पहले ब्रीफली में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया के बारे में हमें अपने प्रस्तावना से समझ में आ जाता है। तो प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल, जो जैसे कि किसी बुक की स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है जो हमें ये बताता है कि उस बुक में हमें क्या पढ़ना है, वैसे ही हमारे संविधान का भी एक इंडेक्स है, इसको हम प्रस्तावना या प्रीएम्बल कहते हैं। तो ये भारतीय संविधान का एक हिस्सा है जो शीर्ष अदालत में भी कई बहसों और चर्चाओं से गुजरी हुई है। और इस तरीके से जो प्रीएम्बल है हमारा, इसमें जो वर्ड है, इसकी स्टार्टिंग के जो शब्द है वो है हम भारत के लोग, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्स हैं वो इंडियन पीपल यानी कि भारतीय लोग हैं। इन्होंने ही हमारे संविधान को बनाया है, यानी कि भारतीय लोगों ने मिलकर ही संविधान को बनाया है। हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना और उन्होंने संविधान बनाया, यानी कि जनता की सहमति से हमारा संविधान बना हुआ है। तो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, हम एक सेकुलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बनाया है हमने, और ये हमारा खूबसूरत इंडिया है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सेरेमनी रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये हमारा मेन मूल मंत्र है हमारे संविधान का, जो कि जस्टिस पे बेस्ड है, लिबर्टी पे, और राइट टू स्पीच की बात करता है, इक्वलिटी इन रिलीजन की बात करता है। दैट मीन्स आप अपने रिलीजन को अपना सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो भारतीय संविधान के अंदर लोगों को ये सारे राइट्स मिले हुए हैं। तो ये तो भारतीय संविधान की बात हो गई जो कि प्रस्तावना में है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हम ये जानते हैं कि साउथ अफ्रीका भी यूरोपियन कंट्री का ही गुलाम रहा है। फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, अलग अलग कंट्रियों ने उस पर राज किया है। तो यूरोपियन लोग श्वेत यानी कि गोरे हुआ करते थे, और साउथ अफ्रीकन लोगों की जो चमड़ी थी वो काली है, यानी कि वो उनको काला समझा जाता था, और इसी उनका जो रंग था थोड़ा वो काले टाइप में था। तो हुआ क्या, ये यूरोपियन कंट्री के लोगों ने इन काले और गोरे में भेदभाव करना स्टार्ट कर दिया। इनको अपने परछाई से दूर रहना है, इनका शैडो भी हमारे ऊपर ना आ जाए, हम प्रदूषित हो जाएंगे, इनको अनसिविलाइज्ड माना गया। या यूरोपियन कंट्रीज ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि हमें ऊपर से गॉड ने भेजा है तुम पे शासन करने के लिए, साउथ अफ्रीकन पीपल के ऊपर, ताकि तुम्हें हम सिविलाइज्ड बना सके। ना जाने ऐसे कितने सारे लॉजिक दिए गए इन यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा इन साउथ अफ्रीकन लोगों को, ताकि वो इनको एक्सेप्ट कर ले। और बहुत ज़्यादा इन पे अत्याचार किया गया और एक्सप्लोटेशन इनका किया गया, राइट्स का इनके वॉयलेंस किया गया और इनको राइट्स से भी वंचित कर दिया गया। काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, और जो एक्सप्लोटेशन किया इनसे काफ़ी इनको पीड़ा झेलना पड़ा, इनको बहुत दर्द और जुल्म सहने पड़ा है। तो आगे चल के जो संविधान बना उसका मकसद भी यही रखा गया, जो सामाजिक संरचनाओं को फिर से स्थापित करता हो और काले और गोरे की जो भेदभाव है इसको मिटाता हो। और इसके जो हीरो हैं वो निकल कर आए नेल्सन मंडेला, क्योंकि इन्होंने लंबे संघर्ष के बाद, काफ़ी लंबे टाइम तक ये जेल में भी रहे, और जेलों के संघर्ष के बाद साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलवाने में इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है नेल्सन मंडेला जी का। तो अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार और अधिकारों का जो विधेयक है इसके बारे में। देखो, संविधान में अधिकारों के लिए एक विशेष खंड बनाया गया है साउथ अफ्रीका के अंदर,
और चैप्टर 2 उसका नाम दिया गया। जैसे कि इंडिया में जो फंडामेंटल राइट है वो संविधान के यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, लेकिन साउथ अफ्रीका का जो चैप्टर 2 है यानी कि जो अध्याय 2 है उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स रखा गया है। जैसे कि इंडिया में मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, उसी को साउथ अफ्रीका के अंदर बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। ये भी लोगों को वही राइट्स देता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फंडामेंटल राइट्स के रूप में लोगों को दिया गया है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 यानी कि 1935 का जो एक्ट था, इसी के तहत भारत का शासन चला करता था अंग्रेजों के टाइम पे। तो जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम भारत ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लगभग 295 एज इट इज सेम आर्टिकल्स 1935 के एक्ट से हमने अपना लिया। तो इस तरीके से ये था हमारा संविधान। लेकिन जब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, देखो एक इंसान को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और ये फंडामेंटल राइट्स इसलिए है या इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि एक देश के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सीधे ये एक सिटीजन को मिलता है और ये संविधान के द्वारा दिया गया है, इसलिए इन राइट्स को कोई छीन नहीं सकता। ये राइट्स सीधे संविधान से जनता को मिली है और इसलिए इस राइट्स पे किसी का अधिकार नहीं है या स्टेट छीन ले, ऐसा नहीं है। ये फंडामेंटल राइट्स स्टेट के अगेंस्ट में दिया गया। अगर स्टेट इनका वॉयलेंस करती है तो लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो लेकिन फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंस को समझते हुए दुनिया भर के लोगों को अधिकार दिया गया 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल राइट्स के रूप में। जस्ट ये भी एक फंडामेंटल राइट्स ही है जो एक इंडिविजुअल इंसान की जगह दुनिया भर के सभी लोगों को दिया गया है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए फंडामेंटल राइट्स जरूरी है। अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं तो पूर्ण विकास व्यक्ति नहीं कर पाएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि फंडामेंटल राइट्स इस चीज़ में भी उन अधिकारों से डिफरेंट है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डायरेक्टली दिया जाता है। अगर इनका वॉयलेंस होता है तो सीधे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बट यूनिवर्सल राइट्स के तहत अगर इनका वॉयलेंस होता है तो हम कहीं कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते, है ना। इनका कोई माए बाप नहीं है, इसलिए यूनिवर्सल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में ये डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। तो मौलिक अधिकार जो है ये कई कारणों से काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है। देखो संविधान के अंदर कई सारे अमेंडमेंट होते हैं, उसके बाद ये बनाया जाता है, कई विचार विमर्श किया जाता है, विकास के लिए बनाया जाता है कि डेवलपमेंट हो सके। देखो ओवरऑल जो पर्सनैलिटी एक इंसान का बिना राइट्स के वो डेवलप नहीं हो सकता, इसलिए राइट्स काफ़ी ज़रूरी है। देखो ये मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स है, इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो अगर इन अधिकारों का वॉयलेंस करता भी है तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। तो ये बात तो रही इंडियन फंडामेंटल राइट्स की। अब इनके फीचर्स तो हमको पता ही है, ज़्यादातर लोग इनके बारे में जानते ही हैं, लेकिन हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। उसी को साउथ अफ्रीका के अंदर अधिकारों का बिल या बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। देखो राइट्स ऑफ बिल या अधिकारों का बिल कह लो, इसको चैप्टर 2 के धारा 7 में डाला गया है और ये जितने भी धाराएं हैं आर्टिकल 7 के अंदर, ये सभी के सभी राइट्स से रिलेटेड हैं और इसके अंदर 3 और सब आर्टिकल्स जोड़े गए हैं या सब धाराएं जोड़ दी गई हैं। इसके अंदर 7(1) है, 7(2) है, 7(3) है। जैसे कि जब हम बात करते हैं 7 की, तो इसके अंदर तो सारे राइट्स दिए गए हैं, सभी लोगों को जो राइट्स मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स के रूप में वो सभी इसके अंदर डाल दिए गए हैं। लेकिन 7(1) के अंदर क्या दिया गया है कि डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे बन सकता है, हमारा देश कैसे मजबूत बन सकता है डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में, तो वो सारी बातें 7(1) में बताया गया है, क्लोज 1 में। और 7 क्लोज 2 में क्या बताया गया है, बिल ऑफ राइट्स में जितने भी राइट्स हैं जैसे कि रिस्पेक्ट देना, संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन देना, एंड प्रचार यानी कि प्रमोशन करने का यानी कि प्रीचमेंट का जो राइट है, ये जो राइट्स है मेन वो स्टेट का है। आर्टिकल 7(2) में ये बताया गया है कि जो बिल ऑफ राइट्स है, अब इन राइट्सों का रिस्पेक्ट करना, इनको प्रोटेक्ट करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये स्टेट की जिम्मेदारी दी गई है कि बिल ऑफ राइट्स को सही से एप्लीकेबल करना है। अगर इनका वॉयलेंस होता है तो कोर्ट के द्वारा उन लोगों को जस्टिस दिलवाना है। नेक्स्ट आर्टिकल 7 क्लोज 3 में क्या बताया गया कि सत्यनिष्ठा के अधीन अधिकार होंगे ये, यानी कि राइट्स अंडर इंटीग्रिटी, जो लोगों को यूनिटी बना के या लोगों में जो एकता बनाता है। हम बात करते हैं आर्टिकल 8 यानी कि धारा 8 की। इसमें यह बताया गया है कि ये वो अधिकार हैं बिल ऑफ राइट्स जो सभी पे एक समान लागू होता है। ऐसा नहीं कि कुछ ही लोगों पे लागू होगा, ये सभी पे लागू होता है। धारा 9 के अंदर यह बताया गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 14, 15, 16 जो कि राइट टू इक्वलिटी है, बेसिकली बात करें हम, तो जो इंडियन पीपल को जो मिलता है 14, 15, 16 में, वही सेम राइट्स आर्टिकल 9 के रूप में साउथ अफ्रीकन के लोगों को मिलता है। एंड आर्टिकल 9(1) में दिया गया है कानून के समक्ष सभी को समानता का व्यवहार करना, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ। धारा 9(2) के अंदर हम बात करते हैं कि जो अतीत के अंदर जिनको अधिकारों से वंचित किया गया था, जैसे काले लोगों के साथ काफ़ी वंचित किया गया था या इनको राइट्स भी नहीं दिया गया था, और कुछ ऐसे बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को अफर्मेटिव एक्शन यानी कि सकारात्मक कार्रवाई की बात की गई है कि ऐसे लोगों को रिजर्वेशन देने की बात की गई है, सकारात्मक भेदभाव, जिसको हम रिजर्वेशन या अफर्मेटिव एक्शन के नाम से भी जानते हैं। आर्टिकल 9 के क्लोज 3 में क्या बताया गया है कि जेंडर, कास्ट, काले गोरे यानी श्वेत अश्वेत के रूप में जो सामाजिक मूल है हमारा,
इसके रूप में किसी के साथ कोई भी भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 9 के क्लोज 4 में ये बताया गया है कि जो लेजिस्लेचर है यानी कि जो पार्लियामेंट है उसका मेन काम यह है कि कानून बनाना, इनके अगेंस्ट में अगर कोई वायलेंस होता है या कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इनको रोकने के लिए कानून लेजिस्लेचर के द्वारा यानी पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका में भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो कैसे प्रोवाइड की गई है। देखो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो बात है वो 1927 से ही स्टार्ट हो गई थी अफ्रीका के अंदर। लोगों ने बहुत जोर शोर से आवाज़ उठाई थी। देन 1996 में जब अफ्रीका को आज़ादी मिली तो उस टाइम जब अफ्रीका एक रिपब्लिक कंट्री बना और उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब से लेकर अभी तक लोगों को वहाँ पे राइट ऑफ एक्सप्रेशन या राइट ऑफ स्पीच मिला हुआ है, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिला हुआ है, जो कि साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 16 में बताया हुआ है। जितने भी मैं आपको आर्टिकल्स बता रहा हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा वैसा है जिसमें आपको आर्टिकल्स ध्यान रखना होगा। तो इंट्रोडक्शन में डालने के लिए कुछ थिंकर्स का आपको मैं नाम बता देता हूँ। जैसे कि हेराल्ड लास्की ने क्या कहा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जिसके बिना आमतौर पर कोई व्यक्ति पूर्ण विकास की आशा नहीं कर सकता। यानी कि एक इंसान का विकास तभी हो सकता है जब उसके पास फंडामेंटल राइट्स दैट मीन्स मौलिक अधिकार हो। इसके बाद वाइल्ड के अनुसार क्या है कि कुछ विशेष कार्य को करने की स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण मांग को अधिकार कहा जाता है। यानी आप कोई काम तभी कर पाओगे जब आपको उस काम को करने का राइट्स होगा। बोसांख्य क्या कहता है कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, और अगर राज्य लागू ना करे, वो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट ना करे तो राइट्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। यही सेम नोट्स इंग्लिश मीडियम में भी है, तो इन नोट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। इनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस नोट्स में जितने भी क्वेश्चंस और आंसर दिए गए हैं यही क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसकी स्टार्टिंग हम भारत के लोग से होती है, वैसे ही सेम जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसकी भी स्टार्टिंग हम अतीत के अन्याय को पहचानते हैं इस लाइन से हुई है। यानी कि अतीत में जो अन्याय हुआ है काले गोरे के रूप में, बहुत अत्याचार इन पे किया गया है। नेल्सन मंडेला जो एक काले व्यक्ति होते हुए भी वहाँ के एक राष्ट्रपति बनते हैं और एक मिसाल पैदा करते हैं, क्योंकि अंग्रेजों या यूरोपियंस ने यही कहा कि ये काले हैं और ये अयोग्य है, ये कैपेसिटी इनके अंदर नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनके कोई योग्यता नहीं है, कोई टैलेंटेड नहीं है। ये सारी बातें कहकर इनको अनसिविलाइज्ड कह देना बिल्कुल गलत बात हुई। तो इस तरीके से इन पर काफ़ी भेदभाव किया गया। अब हम ये बात करते हैं कि जो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 में जो राइट टू स्पीच दिया गया है उसके अंदर कौन कौन से राइट्स आते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला है स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें कौन कौन से अधिकार शामिल हैं। प्रेस और अन्य मीडिया स्वतंत्र है पूरा। सूचना या विचार प्राप्त करने या उनको प्रसारित या उनका प्रचार प्रसार करने का राइट है। कलात्मक रचनात्मक स्वतंत्रता है, यानी कि आप कोई भी कला, पेंटिंग या एंटरटेनमेंट कर सकते हो। अकादमिक स्वतंत्रता है, आप कोई भी अकेडमी तक खोल सकते हो, पढ़ सकते हो। वैज्ञानिक अनुसंधान स्वतंत्रता है, आप कोई भी साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हो, आपको पूरी लिबर्टी इन मामलों में। एंड अगर आप देखोगे आर्टिकल 16 की उपधारा 1 में ये बताया गया है कोई भी विशेषाधिकार नहीं होगा। जो सोसाइटी में कुछ लोगों को जो प्रिविलेज मिलती थी अंग्रेजों के टाइम पे उसको खत्म कर दिया गया। तो ये चीज़ सबसे बड़ी बात है, जैसे नस्ल के आधार पर या जातिगत के आधार पर, है ना, काले गोरे के आधार पर, इन सबको खत्म कर दिया गया। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि मानव अधिकार, चाहे इंडिया की बात हो चाहे साउथ अफ्रीका की बात हो, सभी देशों के अंदर मानव अधिकार की इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितना एक देश के लिए होता है। तो मानव अधिकारों के रूप में या फंडामेंटल राइट्स के हम कंडीशन की बात करें तो इंडिया की बात बिल्कुल अलग है। और साउथ अफ्रीका के अंदर जिस तरीके से मानव व्यवहार के रूप में जो दुर्व्यवहार किया गया, काले गोरे के बीच में जो भेदभाव किया गया, श्वेत और अश्वेत के बीच में जो रेखा खींची गई, यह मानवीय रूप से एक बहुत प्रताड़ित करता है लोगों को। क्योंकि एक इंसान अगर काला, एक इंसान की चमड़ी गोरी है तो वो नेचुरली है। अब एक इंसान तो चाहता नहीं मेरे दोस्त की नहीं भाई अब वो काला है तो वो नहीं गोरा हो जाए। अब नेचर ने जैसा बनाया है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये कहकर कि भाई जो काला है तेरे के अंदर योग्यता नहीं है, उनको और टॉर्चर किया जाए, तो ये कहाँ की जस्टिस है भाई। तो इसलिए कहा जा सकता है कि एक इंसान के लिए अधिकार बहुत ज़रूरी है ताकि उन पर अन्याय ना हो और वो भी अपनी ज़िंदगी सही से और खुशियों के साथ जी सके। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानव अधिकारों के संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन एवं अल्पसंख्यकों यानी कि जो माइनॉरिटीज़ में होते हैं उनकी सुरक्षा की स्थापना के संदर्भ में आतंकवाद की चुनौतियां क्या हैं, आपको ये बताना है। यानी कि डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ टेररिज्म इन द लाइट ऑफ प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स एंड अपहोल्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज़। हम इस टॉपिक को यूँ समझते हैं कि मान लो कि कोई एक कंट्री है और उस कंट्री के अंदर कुछ लोग बहुत कम हैं, मान लो उनका रिलीजन कुछ अलग होगा या उनकी लैंग्वेज कुछ अलग हो सकती है, या कुछ रिलीजन के लोग बहुत ज़्यादा हैं सोसाइटी के अंदर, तो इनको कहते हैं मेजोरिटी में, यानी कि ये लोग बहुमत में हैं और ये लोग माइनॉरिटी में हैं। अगर लंबे समय तक इन लोगों को इग्नोर किया गया
तो ये लोग आपस में क्या करेंगे, अपना एक ग्रुप बना लेंगे और ये ग्रुप बनाकर या तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या इन लोगों के अगेंस्ट में हमले यानी वॉयलेंस करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनको लंबे समय तक राइट से या उन सुख सुविधाओं से वंचित रखा गया है जो इनको अब तक प्रोवाइड किया जा रहा था। तो अल्पसंख्यकों को अगर हम इग्नोर करते रहे, उनको राइट से वंचित करते रहे, तो एक टाइम वो आएगा जब ये खुद एक आतंक का रूप ले लेंगे और ये आम लोगों या उन लोगों को मानना स्टार्ट करेंगे जो इनके अगेंस्ट में अत्याचार या शोषण करते आ रहे हैं। तो टॉपिक को हम पहले यूँ समझते हैं कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 में भी ये बताया गया है जो कि माइनॉरिटी से संबंधित है। अगर आप देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 25 से 28 दिया गया है राइट टू रिलीजन का, जिसके अंदर हम कोई भी रिलीजन अपना सकते हैं, अपने हम रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसका प्रचार भी कर सकते हैं, बट ये हमारी मर्जी है। स्टेट हमारे रिलीजन में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर माइनॉरिटीज़ है तो उनको भी वो सारे राइट्स मिलेंगे जो मेजोरिटी को मिलता है। इवन कि जो माइनॉरिटीज़ होते हैं उनको और स्पेशल राइट्स दिया जाता है और उनकी और विशेष सुविधाएं भी दी जाती है भारतीय संविधान के अनुसार। लेकिन जब हम बात करते हैं आतंकवाद और अल्पसंख्यक यानी कि टेररिज्म और माइनॉरिटीज़ के रिलेशन की, तो यहाँ पे बात उन लोगों की आती है जो मेजोरिटी में है, और जो मेजोरिटी में होते हैं उनके बीच में माइनॉरिटीज़ को इक्वलिटी के राइट्स के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब कुछ ही लोग हैं भाई, इनकी संख्या बहुत कम है और इनको इतने सारे लोगों के बीच में कौन पहचानेगा। तो ये अपने राइट्स के लिए, अपनी पहचान के लिए एंड अपनी माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए ये काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। तो इसलिए मेजोरिटी वाले कंट्रीज़ में इनको स्ट्रगल करना पड़ता है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था श्रीलंका का। मैंने ये बताया था कि वहाँ पे किस तरीके से सिंघली लोगों ने तमिलों को राइट से भी वंचित रखा और एक टाइम आके तमिलों ने लिट्टे बना लिया और इसी लिट्टे ने एक आतंक का रूप भी धारण कर लिया। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल, और भी कंट्री पे भी एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सामाजिक आर्थिक विशेषताओं और आतंकवाद करते हैं। यानी कि जो माइनॉरिटीज होते हैं इनका मेन मकसद क्या होता है कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी मिलना इनको, बट ये नहीं मिल पाता, इसलिए ये सोसाइटी के अंदर एक आतंक का रूप धारण करते हैं। और इसकी मेन वजह होती है इकोनॉमिक बैकवर्ड, आर्थिक पिछड़ापन। यही आर्थिक पिछड़ापन इनसे ये कुकर्म करवाने को मजबूर कर देता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि देश के अंदर जो उनकी पॉपुलेशन होती है वो इतनी कम होती जाती है और मेजोरिटी बढ़ती चली जाती है, तो इनके मन में इसी वजह से भी गुस्सा भी रहता है। देश के भीतर जितने भी अल्पसंख्यक होते हैं उनके बीच में अन्याय और जो घरेलू आतंकवाद है ये बढ़ने का मेन रीज़न होता है उनकी शिकायतों का जो मेन रेजोल्यूशन है वो ना हो पाना, इनका कोई ना सुनना। यानी कि जो माइनॉरिटीज़ है इनका जब कोई सुनता नहीं तो ये ऐसे ही उग्र रूप धारण कर लेते हैं और एक आतंक का रूप धारण कर लेते हैं। अब हम मेन पॉइंट्स की बात करते हैं कि आतंकवाद की चुनौती है, यानी कि चैलेंजेस ऑफ टेररिज्म की मेन जो माइनॉरिटीज होते हैं उनके लेकर क्या क्या चैलेंजेस हैं। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो आतंकवाद एक प्रमुख विश्वव्यापी मुद्दा है, बल्कि ये एक देश का नहीं बल्कि सभी देशों का एक मुद्दा बनकर रह चुका है। ये नेशनल या स्टेट लेवल पे सभी देशों का मुद्दा है ये। जब से 9/11 की घटना हुई अमेरिका वाली, तब से दुनिया की और आंखें भी खुल गई है। अफगानिस्तान की घटना दुनिया भर ने देखा है कैसे वहाँ पे एक आतंकवाद फला फूला और इसके बीच अमेरिका ने खुद बोए थे वहाँ पे। और आज तक तालिबान, लश्कर तोयबा हो गया, जैसे मोहम्मद, अलकायदा है ना, जैसे चरमपंथी संगठन, ये सब एक माइनॉरिटीज़ की आवाज़ को उठाते या अपने आप को माइनॉरिटी कहते कहते एक आतंक का रूप धारण इन्होंने कर लिया है। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अल्पसंख्यक विशेष रूप से अमेरिका के अंदर और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर मुसलमानों को टारगेट किया जाने लग गया और इनको राइट्स से वंचित कर दिया गया। अल्पसंख्यक अधिकार समूह माइनॉरिटीज़ राइट्स का एक ग्रुप बनाया गया था और इस ग्रुप के द्वारा जो भी रिलीजन को लेकर जो नफरतें फैलाई जाती है उनके अगेंस्ट में ये संगठन या ये समूह आवाज़ उठाता है। तो इनका मेन मकसद यही है, जो संघर्ष पैदा हो रहा है या संघर्ष पैदा होने वाला है भविष्य में, उसको कम से कम करना, जो कि माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में हो रहा है। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के अंदर है और 9/11 की घटना के बाद इनको टारगेट किया गया है। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि आतंक के खिलाफ युद्ध है ये, और मुसलमानों को आतंक से जोड़ के भी देखा जाने लग जाता है और एक डिबेट का इशू बन के रह जाता है ये। देखो, MRG के एक ऑफिसर थे जिनका नाम था मार्क लैटिमर। इनका क्या कहना था कि ज़्यादातर मामलों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जाता है, जो अक्सर अपनी अल्पसंख्यक स्थिति के कारण खामोश रहते भी हैं। और MRG के अनुसार ज़्यादातर मामलों में आतंकवाद विरोधी जो कानून है वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों को टारगेट करते हैं और इन समुदाय के लोगों की मनमानी गिरफ्तारी कर ली जाती है, बिना किसी आरोप के इनको पकड़ लिया जाता है और इनको हिरासत में डाल के टॉर्चर किया जाता है। ऐसे कई कंट्री के अंदर आज भी देखा जाता है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा? ये MRG के द्वारा कही गई है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये MRG के अकॉर्डिंग कही जा रही है। ठीक है, देखो, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, स्पेन, हॉलैंड, अमेरिका, कनाडा, कुछ और यूरोपियन कंट्रीज ने
आतंकवाद विरोधी कानूनों को मुस्लिम, एशियाई, उत्तरी अफ्रीकी और मध्य पूर्वी अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन करते देखा है। यानी कि इन कंट्रीज के अंदर कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन आतंकवाद के रूप में की जाती है, कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता। इन देशों में मुस्लिम और दक्षिण एशियाई अक्सर टारगेट होते हैं। तो इन वेस्टर्न कंट्री के अंदर देखोगे आप तो मुस्लिम या जो भी साउथ एशियन कंट्रीज के जो लोग होते हैं उनको हमेशा टारगेट किया जाता है, या उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि वो सच में या तो वो आतंकवादी ही हैं। देखो, अब किसी भी रिलीजन के अंदर कुछ इंसान ऐसे हो सकते हैं, तो ऐसे में हम पूरे रिलीजन को या पूरे कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते। बट होता क्या है, जस्ट इसके अपोजिट, और इसीलिए इनको टारगेट किया जाता है। बट किसने बड़ी कमाल की बात कही है कि अल्पसंख्यक आबादी अगर हाशिए पे होगा तो वो कब आतंक का रूप धारण कर लेगा पता भी नहीं चलेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था, अगर हम अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज़ को हम इग्नोर करते रहे तो तेज़ी से उनके बीच में कट्टरता यानी जो कट्टरपन है वो बढ़ते चले जाएगी, और देश के अंदर वो अलगाव की बात करेंगे, मारकाट के ऊपर भी उतारू हो जाएंगे। और यही चीज़ हमने देखा था श्रीलंका के अंदर भी। तो निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि आतंकवाद महज एक हिंसात्मक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह देश और समाज के सामाजिक यानी कि समाज में सभी लोगों के लिए, संस्कृति यानी सभी लोगों की संस्कृति और रक्षा के ताने बाने पर हमला कर देश के सतत विकास में यह बाधक डालने वाला एक पूरा संगठन बन चुका है, जो कि आज एक धर्म के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं गलत धार्मिक अवधारणाओं पर आधारित आतंकवाद विश्व का एक मत ना होना आतंक के विरुद्ध राह में सबसे बड़ा अवरोधक है। यानी कि हम देखते हैं कि पूरे विश्व आज भी आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट नहीं होता। यानी कि आज भी ऐसे कुछ कंट्री हैं जो आतंकवाद यानी कि टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसलिए जरूरी यह है कि सभी देशों को सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करनी चाहिए, और जो आज शरणार्थी का संकट है, जो रिफ्यूजीज का जो मेन क्राइसिस आया हुआ है, हमें इनको सोल्व करना चाहिए। मानवाधिकारों का हनन कैसे रोका जाए, इनकी समस्याओं को निपटाना चाहिए, जो कि वैश्विक मुद्दा है। तभी हम आतंकवादी की समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चैलेंजेस के मैंने यहाँ पे आपको की पॉइंट्स बताए हैं, जस्ट आपको इन की पॉइंट्स को ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको ये नोट्स दिखा भी रहा हूँ और इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। नोट्स पेड होते हैं, इनको डाउनलोड कर लीजिए। देखो 10 ईयर या मार्केट में किसी और बुक पे जाओगे उनमें से क्वेश्चन नहीं आता दोस्त, आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमारे नोट्स से ही आते हैं। तो नोट्स को आप डाउनलोड जरूर कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या आप सोचते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी, जिनको एब्रोजिनल कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एब्रोजिनल कहा जाता है आदिवासी को, भारत में आदिवासी कहा जाता है, अपने मूल अधिकारों के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं? आपको टिप्पणी करना है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के आदिवासी को लेकर कि उनको क्या संघर्ष करना पड़ रहा है। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से कि आदिवासियों या मूल निवासियों को सबसे लंबे समय तक हाशिए पर रखा गया है, उनको अपने अधिकारों से भी वंचित किया गया है। तो आदिवासियों और मूल निवासियों में समानता यही पाई जाती है कि वे अलग अलग संस्कृतियों को अपनाते हैं और वो ऐसी जीवन शैली जीते हैं कि वो उनको और लोगों से अलग कर देते। जैसे जंगलों में रहना, उनका खान पान भी जंगलों से ही होता है, या तो उनकी संस्कृति ऐसी है जो उनको और लोगों से अलग कर देती है। अगर हम आदिवासी की डेफिनेशन को देखें तो आदिवासी, जिन्हें जनजाति या मूल निवासी भी कहा जाता है, वे ऐसे समुदाय होते हैं जिनका जंगलों के साथ संबंध होता है। ये इसी वातावरण में रहना पसंद करते हैं या और कहीं रह भी नहीं सकते। भारत की आबादी में 8% ऐसे लोग हैं जो आदिवासी समूह से आते हैं। देश के कई सबसे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक केंद्र जैसे जमशेदपुर हो गया, राउरकेला हो गया, बोकारो, भिलाई हो गया, यानी कि ज़्यादातर इसी एरिया में भारत में आदिवासी लोग रहते हैं। भारत में 500 से ज़्यादा अलग अलग आदिवासी ग्रुप बने हुए हैं, और यही आदिवासी विशेष रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश आदि भारत के राज्यों में रहते हैं। अगर हम उड़ीसा जैसे राज्य की बात करें तो यहाँ पे 60 से अधिक अलग अलग आदिवासियों के समूह के घर बने हुए हैं। तो इन आदिवासियों का जो संघर्ष होता है वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए होता है। आदिवासी कई तरह के आदिवासी धर्मों या परंपराओं का पालन करते हैं, जो इस्लाम, हिंदू, ईसाई धर्म से बिल्कुल अलग होता है। इनका अपना ही कल्चर है। इनमें ज़्यादातर लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं या गांव और प्रकृति की पूजा करते हैं। वही सेम टाइम जब धरती बनी थी, जब प्रिमिटिव एज के लोग हुआ करते थे, उस टाइम के लोग भी कुछ ऐसे ही किया करते थे। तो इनका अपना ही जुड़ाव है इन नेचर से, इनकी प्रकृति से। अगर हम ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासियों की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी लोगों में स्वदेशी लोगों के 2 अलग अलग समूह शामिल हैं। दूसरा अधिकांश टोरेंस स्ट्रेट आइलैंडर लोग हैं। उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान होता है। ये लोग अपनी भूमि और पीने के पानी को लेकर काफ़ी ध्यान रखते हैं। उनकी संस्कृति का जो मेन केंद्र है वो यही चीज़ है। ऐसा कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलियाई एकमात्र ऐसा महाद्वीप है
जहां पूरी स्वदेशी आबादी ने एक ही तरह के अनुकूलन को बनाया हुआ, यानी कि इनकी कल्चर एक ही तरह की है। इन मूल निवासी लोगों द्वारा कृषि या जलीय कृषि के अभ्यास के कई प्रमाण मिलते हैं और यही खोज पारंपरिक दृष्टिकोण के बारे में सवाल भी उठाती है और कई सालों से यही आदिवासी लोग ये काम करते आ रहे हैं। आदिवासी और भूमि से संबंधित जो सवाल उठाए जाते हैं आदिवासियों के लेकर, चलिए उन पे बात करते हैं। देखो, सरकारों द्वारा अलग अलग प्रोजेक्ट हमेशा लाया जाता है, जैसे बांध बनाना, राजमार्ग या कोई रोड वगैरह बनाना, नौकरियों, घरों, अन्य सुविधाओं से झूठे वादे कर कर इनकी ज़मीनें हथिया लेना। ये अक्सर ऐसी कोशिश की जाती है, चाहे भारत की बात हो या हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें। देखो, आज़ादी के इतने साल बाद भी आदिवासी समुदायों की जो समस्याएं हैं वो कम नहीं बल्कि और बढ़ गई है। उनकी जो फंडामेंटल नीड है वो भी पूरा कर पाना मुश्किल है, जैसे कि स्थायी आजीविका आज तक नहीं मिल पाया है। आज वो यहाँ पे है तो कल उनको और कहीं जाना पड़ जाता है। उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है, उनके खाने पीने का सामान, पीने के पानी का बंदोबस्त, ये भी सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती है। हमारे संविधान के अनुसार अवसर की समानता की बात की गई है, लेकिन होता क्या है, आदिवासी जो समुदाय लोग होते हैं उनको इनसे वंचित रहना पड़ता है, तो इसीलिए इनको संघर्ष करना पड़ता है। मूल निवासी और भूमि से संबंधित सवाल की बात करें, देखो, मूल निवासियों का अपनी जमीन से बहुत लगाव होता है। वे भूमि को अपनी माँ समझते हैं और माँ मानकर उनकी पूजा भी करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। क्यों? क्योंकि यही भूमि उनको पैदावार देकर उनको क्रॉप्स यानी अनाज देती है और उनसे ही वो खाते पीते हैं, तो उन भूमि की वो पूजा करते हैं। कई स्वदेशी लोगों और भूमि के बीच का जो संबंध है वो सम्मानपूर्वक होता है। भूमि लोगों को बनाए रखती है और कई वस्तुएं प्रदान करती है, इसीलिए वो अपनी संस्कृति या अपना सब कुछ उस भूमि को मान बैठते हैं। और यही भूमि अगर कोई उनसे छीन ले तो जाहिर सी बात है उनका गुस्सा बढ़ेगा। ऐसे में संघर्ष और तनाव का पैदा होना लाजमी है। तो इन आदिवासियों ने राजनीतिक और सामाजिक सुधार को लेकर अपना विरोध जताया है, पहली बात तो यह है, और इस तरह के कई आंदोलन उन्होंने किया है और इसीलिए इन आदिवासियों को मुख्य धारा में रखा जाता है। आगे चल के ये आदिवासी लोग काफ़ी आक्रामक हो गए। क्यों? क्योंकि अच्छे पुराने दिनों, गुड ओल्ड डेज को वापस लाने की कोशिश करने के लिए इस प्रकार के विद्रोह अक्सर या इनका जो आक्रोश है वो समाज और गवर्नमेंट पे उठाया जाता था। दूसरा प्रकार रूढ़िवादी है, जिसने आदिवासी जीवन और संस्कृति में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध किया और यही स्थिति बनाए रखने के लिए, अब मान लो इन आदिवासियों के कल्चर पर कोई आवाज़ उठाता, इनकी संस्कृति को ख़त्म करने की बात करता, तो ये अक्सर संघर्ष कर दिया करते थे। क्यों? क्योंकि ये रूढ़िवादी हुआ करते थे, इनकी सोच काफ़ी कंजर्वेटिव है, ये अपनी इन संस्कृतियों को बनाए रखना चाहते हैं, उनमें चेंज नहीं करना चाहते। अगर कोई ऐसे करने की कोशिश करता भी है तो ये उनके अगेंस्ट में या उनका विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट रीजन ये भी है आदिवासियों का विद्रोह करने का कि जो नेताओं के द्वारा बुरे रीति रिवाजों या विश्वासों या संस्थानों को समाप्त करने की बात की जाती है, इससे आदिवासियों को ये लगता है कि उनकी संस्कृति पे खतरा पैदा हो जाएगा। इसी वजह से वो गवर्नमेंट का विरोध करते हैं। ये तो आज़ादी की पहले की बात थी, क्योंकि अंग्रेजों का टाइम चल रहा था और अंग्रेजों ने इनको इग्नोर किया, इनकी ज़मीनें तक हथिया ली। लेकिन जब हम बात करते हैं आज़ादी मिल जाने के बाद सरकार ने इन आदिवासियों के लिए क्या किया, तो देखो, भारत सरकार और अलग अलग राज्य की सरकारों ने आदिवासी कल्याण को लेकर कई सारी योजनाएं बनाई और इन सरकारों द्वारा आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक कल्याण को लेकर और इनकी स्थिति में सुधार को लेकर संवैधानिक अधिकार या संवैधानिक सुरक्षा की गारंटी दी गई। और आज भी ऐसे कई सारे एक्ट हैं जो इन आदिवासियों के लिए बनाए गए हैं, जैसे भारी उद्योगों की स्थापना, बांधों के निर्माण, जनजातीय क्षेत्रों में विकास योजनाओं की शुरुआत करना, ऐसे आबादियों के लिए जरूरी कह दिया गया। और आगे चल के ये भी खतरा हो गया था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से जो पेड़ों की कटाई की जा रही थी और आदिवासी जंगल में रहते हैं और पेड़ों को काट देने से उनकी समस्याएं पैदा हो रही थी। जंगल विनाश हो जाएंगे तो वो रहेंगे क्या, शिकार इतने होंगे तो वो जाएंगे कहाँ। तो गवर्नमेंट के पास ये सवाल उठा कि किस तरीके से वो इनको रीसेटलमेंट कह रहा है, यानी कि एक जगह से किसी दूसरी जगह पे कैसे बसाए हम। इसलिए आगे चलकर इन्हीं आदिवासियों ने बढ़ती आर्थिक और सामाजिक विषमताओं के अगेंस्ट में आवाज़ उठाना स्टार्ट किया, जो डिस्क्रिमिनेशन इनका हो रहा था, और आंदोलन स्टार्ट कर दिया। आदिवासियों की आंदोलन का मेन मकसद यही था कि वो भूमि जो इन आदिवासियों का है उसको मुक्त कर दिया जाए, जिन्होंने इनकी भूमियों को कब्जा कर लिया है या आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से इन आदिवासियों का शोषण करते आ रहे हैं। इन आंदोलनों में से प्रत्येक ने अपनी संस्कृति, अपनी पारंपरिक संस्कृति के उदय या उसको प्रोटेक्शन देने पे बल दिया, जो बाहरी लोगों के प्रभाव की वजह से इनकी संस्कृति खतरे में आ गई थी। इस तरह स्वतंत्रता के बाद भारत में आदिवासी आंदोलन के पीछे जो मूल मुद्दे हैं वो क्या है, भूमि से इनको अलगाव किया जा रहा है, वो अलगाव ना किया जाए, इनकी भूमि इनके पास ही रहने दिया जाए, इनसे इनकी भूमि लेकर वंचित ना किया जाए। बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जाता है कि आदिवासियों के बेरोजगारी के लिए उनको रिजर्वेशन दिया जाता है और आज भी ये इशू बना हुआ है। और इसलिए सरकार आदिवासियों को, यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, आर्टिकल 5 यानी कि जो संविधान के जो शेड्यूल 5 और 6 है उसके अंदर भी इन आदिवासियों की अलग से व्यवस्था की भी गई है, अनुसूची 5 और 6 के अंदर,
जो अभाव है, यानी कि जो रिसोर्सेस इनके पास नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है, वो प्रोवाइड करवाना। इनकी संस्कृति, इनकी कल्चर का प्रोटेक्शन करना सरकार की एक मुख्य जिम्मेदारी है। आई होप आपको जो भारतीय आदिवासी का मुद्दा ये समझ में आ गया होगा। जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी की अधिकारियों के आंदोलन और उनके संघर्ष की, तो इसकी स्टार्टिंग होती है 1901 से, जब राष्ट्रमंडल का गठन किया गया था और स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को जनगणना और राष्ट्रमंडल संसद के कानून बनाने का अधिकार जैसी शक्तियों से बाहर रख दिया गया था। इसी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ गया, आदिवासियों को उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया और आगे चलकर मेन जो कानून है वो 1957 में ऑस्ट्रेलियाई मूलवासी दिवस अवलोकन समिति बनाया गया। और इसका गठन ही इसलिए किया गया था ताकि सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पर चर्चों और प्रमुख स्वदेशी संगठनों के समर्थन से जो भी इन आदिवासियों के लिए किया जा सके। नेक्स्ट 1958 में मूलवासियों की उन्नति यानी कि उनके डेवलपमेंट करने के लिए संघीय परिषद बनाया गया, जिससे कि जो स्वदेशी के खिलाफ में जो संविधान के द्वारा जो भेदभाव किया जा रहा है उनको समाप्त किया जा सके। तो इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट यही है जो आपको यहाँ पे बताना है। तो इस तरीके से भारतीय आदिवासियों के जो मुद्दे रहे वो कहीं ना कहीं सिमिलर रहे ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासियों के मुद्दे से। तो 1976 में ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट के द्वारा मूलवासी भू अधिकार एक अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम का मूल मकसद यही था कि इनके अधिकारों की सुरक्षा करना, जो मूल निवासी हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा करना। और यहाँ पे बुक में कुछ केस स्टडी दी गई है इंडियन ट्राइबल्स को लेकर, और इधर नीचे दिया गया है ऑस्ट्रेलियन ट्राइबल्स को लेकर कुछ केस स्टडीज़। इनको जरूर रीड कर लेना आप, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि मेन इश्यूज़ क्या है। और बाकी मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि मेन इश्यूज़ ऑस्ट्रेलिया में यही था, जो सबसे कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर वर्ग आदिवासी लोग, उनको समाज में संघर्ष करना पड़ रहा है अपनी भूमि और अपने जलपान को लेकर। और ये जो भेदभाव है आदिवासी और सामान्य लोगों में, ये भेदभाव खत्म करना है, क्योंकि इनकी जो संस्कृति है ये अपनी संस्कृति को पालन करते हैं। अगर इनकी संस्कृति को कुचल दिया जाएगा, जाहिर सी बात ये संघर्ष करेंगे। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि आदिवासी और मूल निवासी लोगों ने लंबे समय से अपने हास्यकरण यानी कि इनको हाशिए पर रखा गया, इनको इग्नोर किया गया है, इसलिए काफ़ी लंबे टाइम से ये संघर्ष कर रहे हैं अपने अधिकारों को लेकर। और इन्हीं अधिकारों की सुरक्षा को लेकर ये सरकार से मांग करते हैं और अपने उन सुख सुविधाओं की बात करते हैं जिनसे ये अभी तक वंचित रहे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में जाति सामाजिक असमानता है, यानी कि इस कास्ट के वजह से जो सोशल इनइक्वालिटी है, आपको ये डिस्क्राइब करना है। भारत में जाति जो असमानता पाया जाता है, इसके लिए आपको पहले डेफिनेशन बताना होगा और कुछ थिंकर के व्यूज बताना होगा। देखो, असमानता संपूर्ण विश्व में व्यापक है, यानी कि जो इनइक्वालिटी है वो कहीं ना कहीं सभी देशों में पाया जाता है। विश्व का कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ पे कोई ऐसा कह सकता है कि यहाँ पे पूरी इक्वालिटी हो, कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी पाई ही जाती है। ओकान के अनुसार पूर्ण समानता, अगर कोई यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे पूरी इक्वालिटी है, यहाँ पे कोई इनइक्वालिटी है ही नहीं, तो ऐसा असंभव है। डैट मीन्स असमानता को मान्यता देना बिल्कुल आसान है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इनइक्वालिटी है, पैसा कम हो, लेकिन इनइक्वालिटी पूरी सोसाइटी में कहीं ना कहीं रही है। चलिए अब हम बात करते हैं जाति की समानता या जातीय असमानता में दो शब्द, जाति या असमानता, दोनों चीज़ शामिल हैं। जब हम जाति की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जाति के आधार पर एक दूसरे के बीच में भेदभाव करना। तो नीची जाति का है, मैं ऊपर जाति का हूँ, और ज़्यादातर ये हिंदू समाज के अंदर पाया जाता है। तो जाति की असमानताओं को लेकर घुर्रे एक थिंकर है, आपको ध्यान रखना है। घुर्रे ने जाति की असमानताओं को लेकर टोटल 6 फीचर्स बताए हैं। अब वो 6 फीचर्स कौन से हैं, वो ये 6 फीचर्स ये आपको मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट फीचर है सेगमेंटल क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी एंड इनइक्वालिटी, ये आपको ध्यान रखना है। ये 6 फीचर्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सको। चलिए अब एक बार मैं आपको दिखा दूँ इन सारे पॉइंट्सों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं समाज का खंडीय वर्गीकरण तथा असमानता। देखो, जाति व्यवस्था के कारण हिंदू समाज कई खंडों यानी कि कई पार्ट्सों में बटा हुआ है। खंड में आने वाले लोगों की सामाजिक दशा, उत्तरदायित्व यानी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनकी जो काम है, काम करने का तरीका है, जाति के सदस्य अपनी जाति को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि ये सभी जातियों में अलग अलग पाया जाता है। एक जाति पंचायत होती है। यह जाति पंचायत जाति की एक प्रासंगिक संस्था होती है जो अपने सदस्यों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखती है। यानी हम कह सकते हैं कि खान पान का तरीका, रहने सहने का तरीका वो जाति पर डिपेंड करता है। और यही जाति की वजह से इनइक्वालिटी पाई जाती है, क्योंकि कुछ जाति को भारत के अंदर निचली जाति कहा जाता है और उन जातियों के बीच में अनटचेबिलिटी पाया जाता है। आज अंग्रेजों के टाइम की हम बात करते हैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा हुआ करता था, आज तो इतना नहीं है, बट अंग्रेजों के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था। निचली जाति, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अंदर आज भी, बट अफेक्टेड होती है पॉलिटिक्स से।
बट आज भी ये जाति राजनेताओं के द्वारा अफेक्टेड होती है, क्योंकि यही राजनेता इन लोअर कास्ट वालों को अपने वोट बैंक की तरह यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, खान पान तथा सहभोज संबंधी असमानता है। जो खान पान वह जो रहने सहने का जो इनका तरीका है, उनके अंदर भी इनइक्वालिटी पाया जाता है। इनके द्वारा यह तय किया गया है कि कौन सा व्यक्ति किन जातियों का भोजन खा सकता है। मेन बात यही है कि आज खाने पीने को भी जातियों से जोड़ के देखा जाता है, या उसने टच कर दिया तो अब हम इसको नहीं खाएंगे। जैसे कि ब्राह्मणों के द्वारा ये 4 वर्ण बांटे गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इसी में काफ़ी सारी सब कैटेगरीज बनते चल गए थे, वही जाति कहलाई। बट सोसाइटी के अंदर खान पीन का जो भेदभाव है ये बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है। थर्ड पॉइंट के अंदर EAH ब्लंट ने क्या कहा, जो भी ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला, पांत निषेध, यानी कि व्यक्ति को किन किन जाति के लोगों की पांत में भोजन करना चाहिए और किन की पांत में, पांत मतलब प्लेटों में भोजन करना चाहिए, किन की प्लेटों में भोजन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पाक निषेध, यानी कि जाति किन किन व्यक्तियों द्वारा पकाया हुआ या भोजन ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पॉइंट, भोजन निषेध, यानी कि व्यक्ति को भोजन करते समय किन संस्कारों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पॉइंट, जल निषेध, किसके हाथ का पानी जल पीना चाहिए। खाद्य निषेध, जाति क्या खाए और क्या ना खाए। नेक्स्ट है हुक्का पानी निषेध, यानी कि किसका हुक्का पानी पीना चाहिए और किसके साथ बैठकर पीना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, 7 पॉइंट, पात्र निषेध, यानी कि भोजन पकाने हेतु किस प्रकार के बर्तन व्यवहार में लाने चाहिए। तो ये सारी बातें बताई है किसने, EH ब्लंट ने, जो कि एक जाति के अंदर देखा गया है भारतीय समाज के अंदर। घुर्रे ने जातिगत असमानताओं पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि नियमानुसार किसी भी व्यक्ति को अपनी ही जाति के सदस्य के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा बनाए गए भोजन को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। सामान्यतः अधिकतर जातियों को ब्राह्मण के हाथ से कच्चा भोजन ग्रहण करने में आपत्ति नहीं होती है। दैट मीन्स एक जाति दूसरे जाति का भी भोजन नहीं करता, घुर्रे ऐसा कह रहा है, और यहीं से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की स्टार्टिंग होती है। फोर्थ पॉइंट क्या है डिस्क्रिमिनेशन की, सामाजिक समागम से संबंधित असमानता, यानी कि समाज में सामाजिक समागम से संबंधित कठोर नियम बनाए गए हैं और जो देखा भी जाता है, जैसे कि अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी दक्षिण भारत में पाया जाता है। ये यदि अछूत की छाया उच्च जाति के व्यक्ति पर पड़ जाए, जैसे कि दलितों के साथ काफ़ी अमानवीय व्यवहार किया गया हमारे समाज में, अनटचेबिलिटी जैसी कुप्रथाएं सोसाइटी के अंदर थी। उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति को ना तो छूता है और ना ही उनके साथ बैठता है और ना ही उनके हाथ का कुछ ले सकता है, वरना वो अपवित्र हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है, नागरिक तथा धार्मिक असमानता है, यानी कि सिविल एंड रिलीजियस इनइक्वालिटी। हिंदुओं में जातियों की नागरिकता और धर्म संबंधी जो असमानताएं हैं पूरे भारत में कहीं अधिक तो कहीं कम रही है। जहाँ एक और उच्च जातियों के पास विशेषाधिकार, जैसे ब्राह्मण वगैरह के बाद विशेषाधिकार रहा है, वहीं हम निम्न जातियों की बात करें तो इनको अयोग्य माना जाता है कि ये अयोग्य हैं, इनके पास कैपेसिटी वो करने की नहीं है जो एक ब्राह्मण इंसान कर सकता है, इसलिए मूर्ख बनाया जाता था इनको ये बातें कहकर और इनइक्वालिटी पैदा की जाती थी। 6 पॉइंट क्या है, व्यवसायों में असमानता, यानी कि जाति के हिसाब से ही देखा जाता था जो ट्रेडिशनल हमारा सोसाइटी चला आ रहा था, जैसे कि चर्मकार या धोबी, स्वर्णकार, ब्राह्मण आदि अलग अलग कास्टों में अलग अलग कामों में बटे हुए थे, यानी कि इस जाति के लोग ये काम कर सकते हैं। बाकी जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो जैसे कि शराब पीना या ताड़ी बनाने या कूड़ा करकट, मैला साफ करना, गंदगी साफ करना, है ना, इन सभी कामों को लोअर कास्ट का काम मान लिया गया था। 7 पॉइंट क्या है, विवाह से संबंधित असमानता है। जाति व्यवस्था में अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध है, यानी कि एक ही धर्म के लोग अपने ही जाति के लोगों से शादी करेंगे, यानी कि वो अपने ही जाति के लोगों से शादी ना करके किसी दूसरे जाति से शादी करते हैं तो उसको इंटरकास्ट मैरिज या अंतरजातीय विवाह कहा जाता है। अंतरजातीय यानी इंटरकास्ट मैरिज का मतलब क्या होता है, उनका धर्म यानी कि उनका रिलीजन एक है बट उनका कास्ट अलग है जिसमें वो शादी करना चाहते हैं, इसी को समाज ने प्रतिबंध लगा रखा था, यानी कि इस पे रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। बट जाति से बाहर विवाह करने पर वर वधू उनके परिजनों या उनके घर वालों के द्वारा बहिष्कार कर दिया जाता था, जाति के बाहर शादी नहीं कर सकते। इसलिए अंतर विवाह के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि अनुलोम विवाह हुआ करता था, ठीक है, ये आपको बताना है। असमानता के प्रकार बताना है आपको कि इनइक्वालिटी कितने टाइप्स की होती है, जैसे कि नेचुरल इनइक्वालिटी है कि भगवान यानी कि नेचर के द्वारा ही जेंडर या एज के द्वारा या मानसिक योग्यता, किसी की दिमाग बहुत तेज होता है, किसी बहुत कमज़ोर दिमाग होता है, या शारीरिक योग्यता, किसी की कम तो किसी को फिजिकल डिसेबल बनाया जाता है। तो एक तो नेचर ने इनइक्वालिटी की हुई है, एक सोशल इनइक्वालिटी जो कि समाज के द्वारा पैदा की गई है, ये कहकर कि भाई तू काला है तो तू ये नहीं कर सकता, तू बोना है तो ये नहीं कर सकता, तू इस जाति का है तो तेरे में ये योग्यता नहीं होगी। तो जो समाज के द्वारा इनइक्वालिटी पैदा की गई है इसको तो एक इंसान खत्म कर सकता है। अब देखो काला काला तो गोरा गोरा है
है ना। अब नेचर के द्वारा जो बनाई गई है इनइक्वालिटी, हम उसको तो मिटा नहीं सकते, बट जो सोशल इनइक्वालिटी, इसको जरूर खत्म किया जा सकता है, जो समाज ने पैदा किया है। अब हम बात करते हैं जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने के मेन कारक कौन कौन से हैं, क्यों आखिर ये जाति व्यवस्था में चेंजेस आए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो वेस्टर्न एजुकेशन है और उनकी जो सिविलाइजेशन है, उनके वजह से। देखो, अंग्रेजों के आने से पहले भारत में धार्मिक शिक्षा का प्रचलन था। गुरुकुल एजुकेशन होता था, पेड़ों के नीचे बैठकर, और ब्राह्मणों को ही शिक्षा प्राप्त करने और देने का अधिकार हुआ करता था, बाकी जाति शिक्षा से वंचित हुआ करते थे। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तो धर्मनिरपेक्ष और सार्वभौमिक शिक्षा प्रारंभ की गई, और इस शिक्षा ने भारतीयों को रूढ़िवादिता जो सोच थे उससे मुक्ति दिलाई, यानी कि अब वेस्टर्न एजुकेशन या इंग्लिश का प्रभाव होना स्टार्ट हो गया। अंग्रेजों के 150 वर्षों के राज के कारण भारत का जो पश्चिमी सभ्यता है और जो संस्कृति है, भारत उसके संपर्क में आ गया, और इसी कॉन्टैक्ट में आने की वजह से जो ट्रेडिशन थी, या जो खान पीन का रहन सहन, या जो छुआछूत जैसी बीमारी थी, ये खत्म हो पाई। जैसे सती प्रथा हो गया, 1829 में जो सती प्रथा खत्म करवाई गई विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो सोसाइटी की ऐसी और भी कुछ कुप्रथाएं थी, उनको खत्म की गई। सेकंड पॉइंट क्या है, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। देखो, औद्योगिकरण के कारण भारत में बड़े बड़े कारखानों को स्थापित किया गया था, जिसमें सभी जातियों के लोग साथ साथ काम करने लगे, और इससे पहले प्रत्येक जाति अलग अलग काम किया करते थे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जैसे मशीनों में काम करना था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करना था, तो चाहे वो अपर कास्ट का हो या लोअर कास्ट का हो, सब एक ही जगह पे काम करते, ट्रेड यूनियन बनता। आप कह सकते हो कि एक इंसान में कास्ट को लेकर जो सोच है, उसकी जो थॉट है, वो चेंज होने लग गई। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, धन का बढ़ता महत्व। देखो, वर्तमान समय में जन्म के स्थान पर व्यक्तिगत गुणों और धन का महत्व बढ़ गया है। व्यक्ति का मूल्यांकन अब जाति के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी संपत्ति, प्रॉपर्टी और उसकी योग्यता, उसकी कैपेबिलिटी के आधार पर किया जाता है। इसलिए जाति में अब चेंज आ गया है, अब इतना कास्ट को कंसिडर करते नहीं, अब तो जाति के बाहर भी लोग शादी कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन। देखो, अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने सभी देशवासियों को जातीय भेदभाव बुलाकर आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा। इसलिए अब कास्ट की बात लोग ना कर अब साथ साथ में रहने सहने की बात करने लग गए, साथ उठते, खाते, पीते, बैठते। तो एकता की भावना यहीं पे आई, और जातीय जो भेदभाव है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो पाया। फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्रजातंत्र की स्थापना की। देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में जब डेमोक्रेसी की स्थापना की गई, तो संविधान के अंदर साफ इक्वलिटी का राइट दिया गया लोगों को, जिसमें रंग, लिंग, यानी कि उनके कलर को लेकर, उनके जेंडर या वर्थ या रिलीजन को लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसी के साथ जो कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन था वो भी खत्म होगा। एंड सिक्स पॉइंट क्या है, धार्मिक आंदोलन। देखो, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, गुरु नानक जी, नामदेव, तुकाराम, कबीर आदि संतों ने जाति के दोषों की कटु आलोचना करी, और जातीय छुआछूत और ऊंच नीच की जो भावना है उसको खत्म करने की बात कही। तो सोसाइटी में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। एंड सेवन पॉइंट क्या है, यातायात एवं संचार साधनों में उन्नति हुई। एंड सेवन पॉइंट क्या है, यातायात एवं संचार साधनों में उन्नति हुई। देखो, यातायात और संचार साधनों में उन्नति के कारण लोगों में गतिशीलता बढ़ी, यानी कि अब एक इंसान दूसरे जगह पे जाते हैं, वहाँ पे काम धंधा करते, तो अब धर्म और जाति को लोग भूलते, और मेन जो उनका ऑक्यूपेशन है वो उसको अपनाते। तो जो छुआछूत या जो खान पीन में जो भेदभाव हुआ करता था, कहीं ना कहीं वो खत्म हुए। देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एट्थ पॉइंट, स्त्री शिक्षा का प्रसार। देखो, ऐसा माना जाता था कि महिलाओं को नहीं पढ़ाना या उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, बट आगे चल के जब कास्ट का जो प्रभाव है सोसाइटी में वो कम हुआ, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई। और ये आपको पता है कि मैकॉले के द्वारा जब अंग्रेजों के टाइम पे बनाया गया, तो महिलाओं को कंसीडर किया गया, और अब तो जाके अब कास्ट इतना खत्म कर दिया गया। लेकिन अब एजुकेशन कोई कास्ट देख के नहीं दिया जाता है, अब स्त्री हो या पुरुष हो, मेल हो, फीमेल हो, इक्वलिटी के साथ सभी को एजुकेशन दिया जाता है, इसलिए कास्ट का प्रभाव कम हो गया। नाइन्थ पॉइंट क्या, संयुक्त परिवार के विघटन ने भी जाति प्रथा को कम कर दिया। अब जब ज्वाइंट फैमिली कहीं ना कहीं रहती है, तो उनका पालन पोषण एक ही जाति के अंदर हो रहा होता है, तो इनकी विचारों में कमी आई लोगों के अंदर। अब जो मेन जो थीम है डेवलपमेंट की थ्योरी जो है, जैसे कि अब हमें आगे बढ़ना है, सोसाइटी के अंदर कुछ नया कुछ करके दिखाना है, तो ये योग्यता लोगों के अंदर जाति व्यवस्था की या जाति प्रथा को कम करती है और अपनी करियर के टेंशन को बढ़ाती है। नेक्स्ट पॉइंट का, जाति पंचायतों का ह्रास हुआ। पहले जाति के नाम पर पंचायती बनाई जाती थी, और इनका रोल हुआ करता था अपनी जाति के अंदर सुनवाई करना, बट अब क्या हुआ, जाति के नाम पे जो पंचायत बनती है उनको खत्म कर दिया गया, ताकि जाति को कोई डोमिनेंस ना कर सके, जाति के नाम पे जो कोई सुनवाई होती है ये ना हो। अब अगर एक इंसान अगर कोई अपराध करता है, तो उसके अपराध को देख के उसको सजा दिया जाए, ना कि जाति को देख के दिया जाए। 11 पॉइंट क्या है, जजमानी प्रथा की समाप्ति। देखो, जजमानी प्रथा में एक जाति दूसरी जाति की सेवा करता था, और इसी वजह से जाति प्रथा में जो असमानता थी वो सोसाइटी में हुआ करती थी। तो जजमानी प्रथा को खत्म कर दिया गया, ताकि कोई दूसरे की सेवा नहीं करेगा एक जाति की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 12 पॉइंट, नवीन कानूनों का प्रभाव। ब्रिटिश काल से ही कई ऐसे कानून बने जो जाति प्रथा के विरुद्ध थे, जैसे हिंदू विवाह वैधिकरण अधिनियम 1949 बना, विशेष विवाह अधिनियम 1954 बना,
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बना आदि ने अलग अलग धर्मों एवं जातियों के स्त्री पुरुषों के विवाह को वैध घोषित कर दिया। इससे जाति अंतर विवाह के नियम में जो स्टेबिलिटी है वो आई। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था के अंदर जो इनइक्वालिटी उसके अलग अलग कारण है, और इनको कम करने के लिए भी टोटल जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि किस वजह से जाति प्रथा में जो ऐसा मानता है कम हुई है, इसके टोटल मैंने आपको कितने पॉइंट्स बताए हैं? टोटल 12 पॉइंट्स बताए हैं। इन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ये देखिए, फर्स्ट पॉइंट था हमारा पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता। अगर मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के पॉइंट्स भी बता देता हूँ तो सिंपल वो बनाकर भी लिख देंगे। मैंने सारे पॉइंट्स आपको समझा दिया। तो 3 पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है, और फोर्थ पॉइंट हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था, प्रजातंत्र की वजह से जाति में कमी आई थी, धार्मिक आंदोलन, स्त्री शिक्षा का प्रसार, स्प्रेड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। इस तरीके से जो मेन है वो 7 ही पॉइंट है, बट अब 12 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। तो निष्कर्ष के रूप यानी कंक्लूजन के रूप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो कास्ट का प्रभाव यानी जाति का जो प्रभाव है वह भारत के सोशल सिस्टम यानी कि सोसाइटी में भी है और पॉलिटिकल सिस्टम में भी है। देखो, जाति खत्म तो नहीं किया जा सकता क्योंकि जाति गलत नहीं है, जाति होना चाहिए, बट जातिवाद गलत है। जाति के नाम पे जो भेदभाव होता है ये गलत है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ही नोट्स अवेलेबल है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी ये जो मैंने आपको स्लाइड दिखाया ये आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा मैं। टेलीग्राम जो चैनल का ग्रुप है हमारा उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स की पॉइंट्स लिखता हूँ मैं, जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लिख दिया जाता है। तो प्लीज़ आप इनको की पॉइंट्स को जरूर समझ लेना जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेंसरशिप क्या है पहले आपको ये बताना है, देन बताना है कि चीन और भारत में सेंसरशिप की स्थिति और प्रकृति की तुलना करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसरशिप का मतलब क्या होता है। सेंसरशिप का मतलब सिंपल ये होता है कि जो भी न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया या टेलीविज़न पे वही चीज़ दिखाया जाएगा जो गवर्नमेंट चाहेगी, यानी कि गवर्नमेंट का पूरा सेंसर होगा। यानी कि सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होना ही सेंसरशिप कहलाता है। सरकार के आदेशों के बिना कुछ भी छापा या दिखाया नहीं जा सकता, सरकार की मर्जी ही चलती है इस कंडीशन में। अगर हम कंपैरिजन करते हैं चाइना और इंडिया के बीच में तो मामला बिल्कुल ही उल्टा दिखता है, क्योंकि जहाँ पे सरकार के अगेंस्ट में लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है चाइना में, इंडिया में पूरा हमें राइट्स दिया हुआ है। इवन जो हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हमारे पास ये पूरा राइट्स है। चलिए एक बार पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो, प्रकाशन, पत्राचार, नाटकीय प्रदर्शन या कोई भी प्रिंट मीडिया या कोई छापना या सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाना, इस तरीके से कोई भी चीज़ अगर हम अपने मनमर्जी से कर पाते हैं, सरकार की और गलत नीतियों को हम आलोचना कर पाते हैं या क्रिटिसाइज कर पाते हैं, दैट मीन्स हमारे पास राइट टू स्पीच है या हमारे पास ये राइट्स है। अगर सेंसरशिप लगा दिया जाएगा तो ये सब चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम सेंसरशिप के बारे में बात करते हैं तो भाषण, सार्वजनिक संचार, अन्य जानकारी का दमन सेंसरशिप है। यानी कि अब आपको जो भी जानकारी दी जा रही है उन सभी सूचनाओं पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाना ही सेंसरशिप कहलाता है। भारत में सेंसरशिप की हम बात करते हैं। देखो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे सेंसरशिप या निगरानी की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार की कार्रवाई के खिलाफ अधिकारों और सुरक्षा के व्यापक सेट की अनुमति देता है। सेट मतलब कि अब क्या हुआ कि कानून की प्रक्रिया है, रूल ऑफ लॉ है, कानून के अकॉर्डिंग जो भी कानून कहता है उसके ही अकॉर्डिंग अपराधी को सजा मिलती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो चाहेगी वही दिखाया जाएगा, ये सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है। थ्योरेटिकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत की गहरी लोकतांत्रिक नींव के बावजूद ऐसे हमें उदाहरण दिखते हैं कि ऐसा हुआ भी है कि हमारे नागरिकों की जो बोलने की स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। और ऐसा तभी हुआ है जब इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। और उसी आपातकाल के टाइम पे 1974-75 के आसपास आपको पता है कि भारत का जो काल था उसको हम डार्क डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं, जहाँ पे लोगों को बोलने तक का अधिकार, सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने का अधिकार छीन लिया गया था और सेंसरशिप लगा दिया गया था। मीडिया, प्रिंट मीडिया सब पे गवर्नमेंट का कंट्रोल कर लिया गया था, सारे कारखाने तक बंद कर दिए गए थे। तो ये उसी टाइम दिखता है हमें अगर हम आलोचना करना चाहें इस टॉपिक की तो। अदरवाइज हमारे पास आर्टिकल 19 के अंदर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और हमारा संविधान इसकी गारंटी देता है कि हम सार्वजनिक अभिव्यक्ति के रूप में अपने बातों को रख सकते हैं जो सरकार की नीति गलत होती है। तो इस तरीके से हमारे पास पूरे राइट्स हैं। लेकिन जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में एक पार्टी की सरकार है और एक ही दल का शासन होता है, कम्युनिस्ट पार्टी। और ऐसे में सरकार के द्वारा मजबूत निगरानी और सेंसरशिप का मॉडल अपनाया जाता है। टेलीविजन पे वही दिखाया जाता है जो कम्युनिस्ट पार्टी कहती है। लेकिन जब हम भारत की बात करें तो संविधान ने हमें पूरी गारंटी दी हुई है, यहाँ पे कोई भी ऐसे सेंसरशिप का मामला नहीं है। लेकिन चीन के मॉडल के तौर पर देखते हैं हम तो वहाँ पे सत्तावादी पार्टी क्या करती है, निगरानी रखती है।
टीवी में आप सी जिनपिंग के अगेंस्ट में कुछ बोल ही नहीं सकते, ना ही दिखा सकते हैं। यानी कि न्यूज़ भी पूरा स्क्रिप्टेड होगा और ये स्क्रिप्ट गवर्नमेंट तैयार करती है। यदि हम यह तर्क दें कि कानून का शासन केवल उदार लोकतांत्रिक राज्य में ही हो सकता है, तो यह गैर लोकतांत्रिक राज्य में शासन के विभिन्न स्तरों पर इसके दायरे और विश्लेषण को सीमित कर सकता है। क्योंकि यही होता है, जहाँ पे भी डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे राइट टू स्पीच नामक कोई चीज़ है ही नहीं। चीन के अंदर कानूनी रूप से जो लिबरल टाइम आया था, जहाँ पे लोगों को रूल ऑफ लॉ दिखने लग गया था, वो 1978 का डिकेड है। क्योंकि इस टाइम पे चाइना के अंदर लिबरलिज्म को अपनाया गया और खुले द्वार की, ओपन डोर की पॉलिसी अपनाई गई। अब लोगों को ये लगने लग गया कि मॉडर्नाइजेशन में अब चाइना भी लोगों को ये राइट्स देगा कि वो सही से जानकारी उनको मिल सके और गवर्नमेंट की उन पॉलिसी को भी क्रिटिसाइज कर सके। बट ऐसा हुआ भी नहीं। 1989 के अंदर कुछ स्टूडेंट जब सरकार के अगेंस्ट में विद्रोह कर रहे थे, तो उनके ऊपर बुलडोजर चढ़वा दिया गया था। कई लोगों को, निहत्थे लोगों को हत्या कर दी गई थी। तो सरकार की इन पॉलिसियों के अगेंस्ट में, यानी कह सकते हो कि कुछ बोल नहीं सकती। तो पॉलिटिकल राइट्स के मामले में चाइना इस टाइम एक डेमोक्रेटिक रूप में तो नहीं देखा जा सकता। हाँ, इकोनॉमिक मामले में उसने अपने आप को जरूर काफ़ी विकास उसने कर लिया, डेवलपमेंट कर लिया। बट इकोनॉमिक्स राइट्स के अपोजिट जब हम पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं, तो लोगों के पास इतने राइट्स नहीं हैं जितने और डेमोक्रेटिक कंट्री या इंडिया में मिलते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं और शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। जस्ट मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दिए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में लैंगिक असमानता और हिंसा को रोकने के लिए अलग अलग जो उपाय हैं उन पर चर्चा कीजिए। देखो, जो जेंडर इनइक्वालिटी है इसके ऊपर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि भारत के अंदर ये पाया जाता है और इसके कई सारे कारण भी मैंने आपको बताए हैं। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं? देखो, समाज की जो मानसिकता है इसमें धीरे धीरे परिवर्तन आ रहे हैं और आए भी हैं। क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें, जैसे कि 3 तलाक है ना, हाजी अली दरगाह में प्रवेश, कई सारे ऐसे धार्मिक और सामाजिक जो कुप्रथाएं थे उनको खत्म किए गए हैं। अगर हम ट्रेडिशन में देखें तो काफ़ी लंबे टाइम से ऐसे कुप्रथाएं चल रहे थे। लेकिन जो आज हमारी जो मानसिकता है इसमें चेंजेस जरूर आई है। राजनीतिक प्रतिभाग के क्षेत्र में भारत लगातार अच्छा प्रयास कर रहा है। अगर हम ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में देखें, इंडिया 2020 के अंदर 18वें स्थान पर आया है। यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में अब भारत का जो स्थान है वो 18वां हो गया है। मंत्रिमंडल में महिलाओं की जो भागीदारी है अब पहले से बढ़कर 23% हो गई है और इसमें भारत 69वें नंबर पे आ चुका है कि भारत की अब जो पार्टिसिपेशन है मंत्रिमंडल में वो टोटल 23% तक पहुंच जा चुकी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आज अब महिलाओं के प्रति, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर योजना एंड महिला हेल्पलाइन योजना, महिला शक्ति केंद्र जैसे योजना, जैसे मोदी सरकार के द्वारा भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं या कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, आप इनको भी अपने आंसर में लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन रहता है जिसको बना के पूरा लिखा जा सकता है। इसके बाद जो शॉर्ट नोट्स है ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं। शॉर्ट नोट्स में टॉर्चर इन यूएस, टॉर्चर इन इंडिया, ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम, इशू ऑफ जेंडर वायलेंस, ये चीज़ मैंने आपको अभी लॉन्ग आंसर में समझाया, वही आपके यहाँ पे है। अमेरिका में यातना का मामला है, भारत में यातना का मामला, जाति व्यवस्था आपका पूरा बताने, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, डिस्क्रिमिनेशन क्या है और अम्बेडकर जी के क्या विचार है। अम्बेडकर जी जाति व्यवस्था खत्म करना चाहते थे, सेम यही है। अमेरिका में यातना व्यवस्था, जैसे अमेरिका को यातना राज्य, टॉर्चर स्टेट के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसने पेशेवर तरीके से यातना की प्रथा को संस्थागत बनाने में सफलता प्राप्त की है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यातना का इतिहास एक अधिक सामान्य संवैधानिक प्रस्ताव का समर्थन करता है। यातना का मतलब सिंपल ये हुआ कि अमेरिका के अंदर ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं थी जिसके वजह से कई लोगों को आतंकवादी मानकर उनको यातना, यानी कि उनको टॉर्चर दिया जाता था और अमेरिका में ये आम हो चुका था। इसके अगेंस्ट में काफ़ी सारे लोगों ने आंदोलन भी किए हैं और इसी वजह से आवाज़ भी उठाई गया। तो ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। अगर हम बात करें भारत में यातना का मामला, तो ब्रिटिश शासन के समय काफ़ी अत्याचार हुआ है, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे हम पे काफ़ी अत्याचार किया गया, हमें राइट से भी वंचित कर दिया गया था। हम जैसे कि किसानों का मामला हो गया, गरीब किसानों का मामला हो गया, उनके ज़मीनों को छीन लेना। तो ये तो अंग्रेजों के द्वारा ये हमें जो यातनाएं, ये जो टॉर्चर दी गई है, इसका जख्म अभी तक हमारे जहन में है, क्योंकि हमारे जो पूर्वजों का दर्द, जो दुख है, वो कहीं ना कहीं हमें अभी तक महसूस होता है। 1984 के अंदर यातना या अत्याचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किया गया था और इस सम्मेलन के अंदर अमानवीय प्रथा या अपमानजनक जो व्यवहार किया जाता है एक इंसान के प्रति, उसके अगेंस्ट में 1984 में ही ये अपनाया गया। यानी कि अब कोई ऐसी एक्टिविटी पाया जाता है तो उसको स्टेट रोकेगा, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी गई। तो इस तरीके से ये शॉर्ट नोट्स आता है आपका इसमें। भारत में जाति व्यवस्था, देखो जाति व्यवस्था एक सामाजिक बुराई है जो प्राचीन काल से भारत के अंदर मौजूद रही है। अब कोई जातिवाद के ऊपर कोई भेदभाव करता है तो जाहिर सी बात है इस इनइक्वालिटी की वजह से अपर कास्ट लोअर कास्ट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है और इसी वजह से जो हमारी जो मेन समस्या है, क्योंकि जाति लोकतंत्र के विरोध में है। अब कास्ट की बात करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, लोअर कास्ट अपर कास्ट, तो दोस्त ये डेमोक्रेसी कहाँ हो जाएगी। इसलिए जातिवाद लोकतंत्र के विरोध में है, इसलिए जातिवाद को खत्म करना होगा। समाज का अंग बन चुका है ये आज, जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं इन जातिवाद से ही पैदा होती है।
और ये राष्ट्रीय एकता के लिए भी हमारा खतरा पैदा करता है। ये कभी भी जाति या धर्म को लेकर कोई भी दंगे भड़क उठते हैं, इसमें जाति का अहम रोल होता है। इसमें राजनेताओं के द्वारा भी जाति के नाम पे लोगों को भड़काया जाता है। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के जो जाति के ऊपर विचार रहे हैं, ये आपको बताना है। देखो, अंबेडकर जी का मेन रोल है जाति के ऊपर, क्योंकि इन्होंने जातिवाद को ही एक भेदभाव का कारण बताया है और इसको ही खत्म करने की बात कही है। क्योंकि गांधी जी का विचार मेन हरिजन को लेकर था, जो बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, उनके उत्थान को लेकर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये डिस्क्राइब करना। आई होप आपको ये सभी टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। तो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझना है और जितने भी क्वेश्चन बताए इनको रिवीजन कर लेना है और नोट्स को जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इन नोट्स को हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में बनाया गया है आप सभी के लिए। इन्हीं नोट्स में से आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में ही मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चन समझा दिए हैं और सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चन बताए उनको अच्छे से आपको रिवाइज कर लेना है। पूरा पेपर आपका इसी बेस से आने वाला है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो आपको ये कैसी लगी नीचे मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। आई होप आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आया तो नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नोट्स लेना बिल्कुल मत भूलना। नोट्स के लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम, यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम में नोट्स दिख जाएंगे। अब जो भी आपको चाहिए, मान लो आपको चाहिए ह्यूमन राइट्स का, इस पर सिंपल क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे वाई नॉट पे क्लिक करके डिटेल्स फिल कीजिए। आपके सामने PDF डाउनलोड हो जाएगी और आप उसको पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते हुए इसमें दिया गया है और इसी में से आपका पूरा पेपर आने वाला है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और जहां तक हो सके लोगों को बताइए भाई, ताकि इन वीडियोस का फायदा सभी को मिल सके। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार ही बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।